Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हम लोग पिछले क्लास के अंदर एनसीईआरटी शुरू किया था और मैंने आपको एनसीईआरटी के अंदर बताने की कोशिश की थी कि किस प्रकार का डेवलपमेंट होता है मौर्यन एरा के अंदर। इनफैक्ट अगर आप पिछले क्लासेस को याद करोगे तो हमने मौर्यस की ओरिजिन देख ली थी, उनके सोर्सेज देख लिए थे। वी हैड ऑल्सो सीन द सिग्निफिकेंस ऑफ द अशोकन इंस्क्रिप्शन, है ना, मतलब इंस्क्रिप्शंस के ऊपर भी हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग अशोक के इंस्क्रिप्शंस और एडिक्स के ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। विल ऑल्सो भी कवरिंग द प्रीवियस क्वेश्चन जो इस पीरियड के अंदर से पूछे गए और एनसीईआरटी से सॉल्व होते हैं सर, ठीक है। ये मेरे लेक्चर से सॉल्व होते हैं मूलतः से। आप को जो क्वेरी रहती है कि सर लेक्चर अटेंड करने से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे कि नहीं होंगे, तो वो भी बता देता हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। एज ऑलवेज हम लोग 2 मिनट रिवीजन के लिए देंगे। आपको पता है कि रिवीजन के अंतर्गत हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हमको क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्रोनोलॉजी नहीं पता होगी तो हम हिस्ट्री को समझ ही नहीं पाएंगे और हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे सर, ठीक है। सो व्हेन वी सी द क्रोनोलॉजी, तो प्रीवियस क्लास को याद करोगे तो हमको पता चलता है कि स्टोन एज से इसकी शुरुआत होती है। इट स्टार्टेड फ्रॉम स्टोन एज सर, ठीक है। एंड व्हेन वी सी द स्टोन एज, तो हमने इसको प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में देखा है। उसके बाद हमने समझने की कोशिश की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उभर के आया है। खैर इसके नाम इंडस को लेके काफ़ी सारी चर्चाएं चलती रहती है। देन वी फाइंड द वैदिक एज। हमने वैदिक एज को नहीं पढ़ा है क्योंकि वैदिक एज आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट तमिलनाडु बोर्ड में दिया गया है। वैदिक लिटरेचर की भी पूरी कहानी दी गई है, तो उसके अंदर से मैं समझा दूंगा कि क्या कहानी रहती है। वैदिक एज के बाद आगे चलेंगे और 600 बीसी से का किसकी शुरुआत होती है? महाजनपद सर, ठीक है ना। सो वी हैड डिस्कस व्हाट इज द स्टोरी ऑफ महाजनपदास एंड मैंने आपको बताया था कि ये महाजनपद कौन से थे। टोटल 16 महाजनपद की कहानी कैसे चलती है सर, ठीक है। ये महाजनपद की कहानी आगे चलेगी। ये 16 महाजनपद इवेंचुअली क्या होंगे? 4 होंगे और 4 से 1 महाजनपद बचेगा सर, ठीक है। तो 4 से 1 की जो कहानी है, द स्टोरी फ्रॉम 16:4 एंड 4:1 विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मौर्यन एम्पायर सर, ठीक है ना। तो वहां से ही हमको पता चलता है मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है। और ये हमने पिछले क्लास के अंदर देखने की कोशिश की थी। 325 बीसी से लेके कहाँ से कहाँ तक था? 185 बीसी तक हमको मिलेगा सर, ठीक है ना। तो 326 से लेके 185 तक का जो पीरियड है दैट इज द मौर्यन स्टेट। महाजनपद की हम लोग जब बात करेंगे तो ये 600 बीसी के आसपास का पीरियड था। हमने ये भी देखा था कि इसी पीरियड के समय पे अराउंड 327 के आसपास का टाइम है जब अलेक्जेंडर की एंट्री भी भारत में होने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर खुद तो आता मतलब वो इंडिया में मेन की तरफ तो नहीं आ पाएगा, बट ही विल बी हियर टिल झेलम एंड सतलज। सतलज से फिर वो वापस चला जाएगा सर, ठीक है। इसके साथ साथ हमने वैदिक एज को देखा था। वैदिक एज का मतलब टाइम फ्रेम समझने की कोशिश की थी कि 1500 से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है वो वैदिक पीरियड है। इसमें लेटर वैदिक और अर्ली वैदिक दोनों के दोनों आ जाते हैं, तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक पीरियड भी इसके अंदर से इंक्लूड होगा। लास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। विल बी डिस्कसिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अप दैट पॉइंट, है ना, कि जो 2600 से लेके 1800 बीसी तक का जो पीरियड है वो इंडस सिविलाइजेशन के रूप में जाना गया है सर, ठीक है। तो हमने मौर्यन एम्पायर देखा था कल के क्लास के अंदर। हमने मौर्यस के बारे में काफी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था सर, ठीक है। तो उसी को ही आज के क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे। विल बी कंटिन्यूइंग दैट पोर्शन, बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज रिगार्डिंग द अनअकैडमी प्लस। आपको पता होगा इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इंडिया के टॉप मोस्ट टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस। आई टीच हिस्ट्री फ्रॉम जनरल स्टडीज एंड आई ऑल्सो टीच हिस्ट्री फ्रॉम द ऑप्शनल परस्पेक्टिव। तो मेरा जीएस का कोर्स, ऑप्शनल का दोनों कोर्स आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज होते हैं, आंसर राइटिंग आपका पूरा इंक्लूड हो जाता है। प्रीवियस के क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कराता हूँ और डिटेल के अंदर करा पाता हूँ। 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। बेस्ट पार्ट है स्टूडेंट के साथ हम लोग ऑडियो कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं, ठीक है। सो ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म वी हैव समथिंग कॉल्ड एज रेज योर हैंड फीचर वेयर वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट इन अ वर्बल वे विद द स्टूडेंट्स, है ना। तो स्टूडेंट्स को तो मैं दिखूंगा ही, पर आप में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूछना होता है, टाइपिंग नहीं करनी होती, और बात करने से क्या होता है इजीली कम्युनिकेट भी कर पाते हैं सर, ठीक है। वो सब फीचर्स आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलेंगे सर, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरी नई बैच शुरू हो गई है ऑप्शनल की 14 जुलाई से। अभी इंट्रोडक्टरी क्लासेस ले रहे हैं हम लोग। 2-3 सेशन हमने सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के ऊपर कवर किया है। तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो यू कैन टेक दिस विद PN लाइव सब्सक्रिप्शन। प्लीज यूज दिस कोड, गेट 10% ऑफ ऑन द फीस एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शनल्स अवेलेबल। मतलब
हिस्ट्री है, पॉल साइंस है, पबेट है, कोई भी ऑप्शनल ले सकते हो। मैं तो कहूंगा कि आप मेरे फिर क्लासेस के अंदर आ ही रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस विद हिस्ट्री ऑप्शनल सर, ठीक है। बाकी मेरे जीएस के कोर्सेज भी अवेलेबल है, माय जीएस कोर्सेज अवेलेबल। एक जीएस का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर 21 जुलाई से, और 3 से 5 बजे है। इसमें भी आप जीएस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि जीएस और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लीजिएगा सर, ठीक है। इससे फायदा ये होगा कि आपको फीस थोड़ी कम हो जाएगी, 35% का डिस्काउंट है, और आपकी टेस्ट सीरीज इसके अंदर कवर हो जाएंगी। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज कवर हो रही है, जीएस की भी टेस्ट सीरीज कवर हो रही है सर, ठीक है ना। सो यू विल सी दैट आपको अभी आज की तारीख में जीएस और ऑप्शनल दोनों कवर करना है तो 57,500 में कवर हो जाएगा। उसमें भी आप पीएन लाइव यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट दिख ही रहा है सर, ठीक है ना आपको। और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे जहां पे आपको पर्सनल मेंटर मिलता है तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में से एक लीजिए। हमारी एक नई सीरीज शुरू हो रही है, किताब सीरीज, जहां पे बहुत सारी अच्छी अच्छी रेफरेंस बुक्स को टॉप एजुकेटर्स डिस्कस करेंगे सर, है ना। सो यू विल फाइंड मल्टीपल रेफरेंस बुक्स आर बीइंग डिस्कस इन द क्लास बाय द टॉप एजुकेटर्स, जो आपको एक व्यू देंगे, ओपिनियन देंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना होता है सर, है ना। कि जो बुक्स आप यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट समझते हो पर पढ़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ द वेरियस लोड, आपको कितना सारा लोड रहता है। खैर, तो इसके सिवाय हमारी प्रॉमिस है 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप लोगे, अगर प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो पा रही है तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिल जाएगा। यू विल ऑल्सो फाइंड हम लोग यहाँ पे एक्सटेंशन आपको नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के अंदर भी दे रहे हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आज लोगे 16 जुलाई को सर, है ना, तो इट विल बी वैलिड टिल मेंस 2022। मतलब आप पकड़ने की कोशिश करिए, आपको 1.25 साल के आसपास का पीरियड दिखेगा। अगर अक्टूबर 2022 में भी मेंस एग्जाम होती है तो 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आप करीबन पकड़ के चले 15-16 मंथ्स के आसपास आप पढ़ाई कर पाओगे सर, है ना। इसमें जीएस की टेस्ट सीरीज कवर हो जाएगी अगर आप जीएस का अकेला दे रहे हो। मैं कहूँगा जीएस ऑप्शनल दोनों का कंबाइन लीजिए, क्योंकि हिस्ट्री आपको दोनों में करना है, फिर जीएस के और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, तो इट विल बी ईजी। बुक सेट आपको मिल जाएगा, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, हमारी नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन में फिर देरी किस बात की सर, है ना। तो नेकी और पूछ जैसा हो गया है, तो प्लीज टेक द सब्सक्रिप्शन एज सून एज पॉसिबल। यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और यू कैन टेक द जनरल स्टडीज नॉर्मल जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, सबके अंदर ये कोड यूज करोगे पीएन लाइव। मैं कहूंगा मिनिमम 1 साल का या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इट टेक्स इट्स टाइम एंड फिर इवेंचुअली आपका रेपो बिल्टअप होने में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर ऑप्शनल अकेला करना चाहते हो हमारे पास जुड़ने के लिए, तो यू कैन टेक द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन, 27,500 है, एंड वाइल यूजिंग दिस कोड आपको 24,750 के अंदर पूरा कवर मिल जाएगा। खैर, बाकी कॉम्बैट है, एवरी संडे वी हैव गॉट अ टेस्ट सीरीज कॉल्ड एज अनअकैडमी कॉम्बैट, 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन अ वेरी लाइव वे सर, है ना। इसमें रैंकिंग भी अच्छा है, और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हो तो अनअकैडमी आपको स्कॉलरशिप देती है ना। तो ये भी अटेंड करेगा, तो काफ़ी सारे आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है अनअकैडमी पे तैयारी करने के लिए। 21 जुलाई से हमारी बैचेस शुरू हो रही है क्रैश कोर्स वाली, जिसके अंदर मैं हूँ, मैंने आपको बताया सर, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री की क्रैश कोर्स में ले रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे एजुकेटर्स है, बहुत सारी बैचेस है, आप कोई भी बैच अटेंड करिए, इंडिविजुअल कोर्स अटेंड करिए, एवरीथिंग कैन बी कवर्ड अंडर वन रूफ, दैट इज अनअकैडमी। तो इसके लिए मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा, आप जुड़िए हमारे साथ। कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज के लिए बहुत अच्छी तरह से आप तैयारी कर पाओगे। फ्री की टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर सकते हो, खाली आपको कुछ नहीं करना है, फ्री का कंटेंट देखने के लिए यही कोड को यूज करना है, पीएन लाइव सर, है ना। योर एंट्री टू द सिविल सर्विसेज शुड बी वाया द कोड पीएन लाइव सर, है ना। थैंक यू वेरी मच, एंड चलिए हम लोग आगे क्लास के अंदर शुरुआत करते हैं। हमने मौर्यन पीरियड को देखा था, और मौर्यन के अंतर्गत मैं आपको बता रहा था अशोक के बारे में सर, ठीक है, और हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था सर, ठीक है। आज हम लोग क्या देखेंगे, विल बी कवरिंग 3-4 पॉइंट सर, है ना। तो हम लोग जब मौर्यन पीरियड को देखते हैं सर, है ना, हम लोग मौर्यन एम्पायर को देखते हैं, तो मौर्यन एम्पायर के अंतर्गत हमने इनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री को देख लिया है, इनका ओरिजिन को समझ लिया है सर, ठीक है। हमने इनके अंदर से हमने समझने की कोशिश की थी कि मौर्यस के अंतर्गत जो राजा है, ये राजा की क्या कहानी रहती है सर, ठीक है ना। सो किंग्स के बारे में हमने देखा था, मोनार्की के बारे में हमने समझने की कोशिश की थी। इसी मौर्यस के अंदर अगर आप याद करिए पिछले क्लासेस को, तो वी हैव ट्राइड टू सी कि इनके यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है सर, ठीक है ना। सो मैंने आपको इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया था और समझाने की कोशिश की थी कि एम्पायर बिल्डिंग का फॉर्मेशन कैसे हो। एम्पायर बिल्डिंग का मतलब ये है कि साम्राज्य कैसे बिल्टअप होता है सर, ठीक है। तो दैट इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द बिल्डिंग ऑफ एम्पायर। तो इनका जो डेवलपमेंट हुआ उसके अंदर भी हमने कवर किया था। अदर देन दिस, अगर आप याद करोगे पिछले क्लासेस को, तो वी हैव ऑलरेडी सीन, जब हम लोग ने मौर्यन पीरियड को पूरा ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिवली एनालिसिस किया था, तो हमको पता चल रहा था कि मौर्यस के अंतर्गत उनकी आर्ट एंड कल्चर का भी इंपॉर्टेंस है। और आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत मैंने आपको इंस्क्रिप्शंस के बारे में बताया था सर, ठीक है।
इंस्क्रिप्शंस क्यों बता रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अशोक ने बहुत सारे रॉक इंस्क्रिप्शंस बनाए थे, और रॉक में दो प्रकार के रॉक थे, मेजर रॉक हुआ करते थे और दूसरा कौन से थे, माइनर रॉक्स हुआ करते थे सर, ठीक है। दूसरा हमने पिलर इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी आपको कल के क्लास के अंदर बताया था सर, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि इसके जो इंस्क्रिप्शन है उसकी डिस्कशन करेंगे, इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, आज के रेलेवेंस क्या है सर, ठीक है। इनफैक्ट मैंने आपको इसके अंदर से एक और टॉपिक को कवर किया था, वो था अशोकास धम्मा, और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अशोक का धम्म का क्या प्रासंगिकता है और धम्म का आधार के ऊपर मौर्य साम्राज्य कैसे चलता है सर, ठीक है। ये जो धम्म है ना, ये धम्म का मैसेज इंस्क्रिप्शन के अंदर डाला जाता था। सो द मैसेज ऑफ धम्मा वॉज एक्चुअली पुट ऑन टू द इंस्क्रिप्शन। तो आप ज्यादातर इंस्क्रिप्शन देखोगे उसमें अशोक का मैसेज आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिख जाएगा सर, ठीक है। तो ये इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक आपको मिल जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने थोड़ी बहुत इनके यहाँ पे आर्मी की भी बात की थी, और आर्मी के अंतर्गत एलिफेंट की थोड़ी बहुत चर्चा की थी पिछले क्लास के अंदर कि ये क्या बताते हैं, अपने जो कौटिल्य है उन्होंने बताया कि कैसे हाथी को कैप्चर किया जा सकता है सर, ठीक है ना। तो आज हम लोग इतने पॉइंट्स के ऊपर आ गए हैं। आज हम लोग मेन तो इंस्क्रिप्शंस के ऊपर ही फोकस करेंगे। विल बी फोकसिंग मेनली ऑन द इंस्क्रिप्शंस एस्पेक्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अदर देन द इंस्क्रिप्शंस के सिवाय हम लोग और क्या देखेंगे सर, ठीक है। तो वी विल बी सीइंग अबाउट द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, है ना। तो एक जो टॉपिक हमारा बाकी रह गया है वो हम लोग डिक्लाइन के ऊपर भी चले जाएंगे, और डिक्लाइन के बाद फाइनली हम लोग प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन भी देखेंगे। सो हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं अभी तक प्रीलिम्स के अंदर, उसको भी कवर कर देंगे सर, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। हमने आपको अशोक के एडिक्ट्स के बारे में पिछले क्लास के अंदर बताया था, और आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि अशोक के एडिक्ट्स कहाँ कहाँ पे आए हैं और उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे है सर, ठीक है। तो आप पिछले क्लासेस को याद करिए ना सर, ठीक है ना। व्हेन यू विल बी रिमेंबरिंग एंड रिकॉलिंग द प्रीवियस सेशंस, तो आपको ऑटोमेटिकली अशोक के एडिक्ट्स के बारे में थोड़ी बहुत चीजें याद रहेगी सर, ठीक है। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर मैपिंग कराई थी सर, ठीक है। तो मैपिंग के अंतर्गत मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि टोटल 10 जगह ऐसी है, देयर आर 10 लोकेशंस, याद आया सर, ठीक है। ये 10 लोकेशन ऐसी है जहां पे हमको अशोक के इंस्क्रिप्शंस मिले, वो है मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है। मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस का मतलब ये है कि ये बड़े पत्थर है और अशोक ने यहाँ पे अपने मैसेजेस को यहाँ पे डाला था सर, ठीक है। तो कल के क्लास के अंदर मैंने आपको सिग्निफिकेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस बताया था सर, ठीक है। और मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि अशोक के इंस्क्रिप्शन का महत्व क्या है सर, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत मैंने बताया था कि इट कंटेन सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल मैसेज, इट काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ सोशल मैसेज, इट काइंड ऑफ द इकोनॉमी, इट ऑल्सो इंक्लूड द अशोकास धम्मा। अशोक अपना धम्मा का प्रचार भी कर रहा था इसके अंदर सर, ठीक है। तो ऑल दिस पॉइंट्स वर कवर्ड इन द अशोकास एंड द मौर्यस इंस्क्रिप्शन। हम यहां से आगे देखने की कोशिश करेंगे कि फर्दर डेवलपमेंट क्या हो रहा है सर, ठीक है। और जो फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे मौर्यन एम्पायर के अंदर और मौर्यन पीरियड के अंदर हमको देखने को मिलेगा, वो प्रोमिनेंटली ये है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन की लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस हमने देखा था सर, ठीक है। तो यहाँ कांधार जो इंस्क्रिप्शन है वो बाइलिंगुअल है सर, ठीक है, याद करिए वो बाइलिंगुअल था। शाबाजगढ़ी एंड मनशेरा के अंदर आपको खरोस्ती और अरामिक भाषा है, खरोस्ती स्क्रिप्ट थी और अरामिक भाषा आपको इसके अंदर से दिख जाएगी सर, ठीक है। फिर कल से इंस्क्रिप्शन मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था, गिरनार इंस्क्रिप्शन बताया था, सोपारा, सन्नति एंड कलिंग के स्पेशल एडिक्ट है ना, शिशुपालगढ़ एंड जगोड़ा, इसी को धौली कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नॉन एज धौली सर, है ना। धौली के अंदर हाथी आया हुआ है सर। सो यू विल फाइंड एन एडिक्ट ऑफ एन एलिफेंट ओवर हियर सर, ठीक है। हाथी के ऊपर से अशोक ने कार्विंग करके ये इंस्क्रिप्शंस बनाए थे। खैर, तो इसमें से आपको बहुत इंटरेस्टिंगली प्रश्न बहुत सारे बने गए हैं सर, ठीक है। एक तो आपको राइट टू लेफ्ट और राइट टू लेफ्ट, मैं कहूंगा नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट की एक लोकेशन पता होनी चाहिए आपको, है ना। 3-4 जगह दे देगा यूपीएससी, क्या कहेगा कि इसको क्रोनोलॉजिकली सेटअप कर दो, ठीक है। सो दे विल हाईलाइट 3-4 प्लेसेस। बाय द वे दिस मैप इज गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो नक्शा है इट्स एन हिस्टोरिकल मैप, एंड बीइंग एन हिस्टोरिकल मैप दिस इज गिवन एज अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी ओनली। ये हिस्टोरिकल मैप को आपको आइडेंटिफाई करके बताना है सर, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि पुरानी बाउंड्रीज आती नहीं है जोग्राफिकल या नेचुरल, जो आज की तारीख में हमने पॉलिटिकल बाउंड्रीज बनाई है ना स्टेट्स की या कंट्रीज की सर, क्योंकि पहले तो अलग ही कहानी आपको दिख जाएगी सर, ठीक है। तो 2-3 कहानी आपको दिखेगी। ऊपर से शुरू करोगे ना तो सबसे पहले 2 लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, मनशेरा एंड शबासगढ़ी। दे आर द नॉर्दर्न मोस्ट इंस्क्रिप्शन सर, ठीक है ना। आपको कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा सर, ठीक है। क्या आएगा कि अशोक के मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन में नॉर्थ में कौन से इंस्क्रिप्शन आए हुए हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे। सॉरी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में। तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि व्हेन वी सी द अशोकास इंस्क्रिप्शन, हम लोग जब अशोक के इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं तो नॉर्थ में कौन सा इंस्क्रिप्शन आया हुआ है, मनशेरा एंड शबासगढ़ी, ठीक है। उसमें मनशेरा थोड़ा ऊपर है
अगर आपको शबाजगढ़ी बोल देगा तो मनशेरा इस लिटिल बिट नॉर्थ है ना, मतलब थोड़े ऊपर नीचे 19-20 है, पर ये थोड़ा 19 के ऊपर है, ये 20 के ऊपर है सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा कि वेस्टर्न मोस्ट इंस्क्रिप्शन है ना, अशोक का सबसे पश्चिमी कौन सा इंस्क्रिप्शन आया हुआ है, ठीक है, रॉक इंस्क्रिप्शन। तो यू शुड नो कांधार। और कांधार का इंपॉर्टेंस क्या है सर, कि ये तो आज को मॉडर्न डे अफगानिस्तान में आया है, तालिबान वाला है, बाइलिंगुअल है सर, ठीक है। इसमें मैंने आपको बताया था बाइलिंगुअल का कंसेप्ट कहाँ पे देखने की कोशिश की थी, तो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि ये इंस्क्रिप्शन को कन्वे कराने के लिए अशोक ने इनफैक्ट ग्रीक भाषा का भी उपयोग किया था और अरमाइक भाषा का भी उपयोग किया था। खरोस्ती स्क्रिप्ट एंड ग्रीक लैंग्वेज बोथ वर यूज्ड है ना, तो ये बाइलिंगुअल है सर, ठीक है। फिर गुजरात में आपका एकमात्र है गिरनार, और गिरनार इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें वेलफेयर स्टेट की कहानी लिखी गई है। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या है सर, ठीक है, यहाँ पे अशोक ने अपनी प्रजा के लिए जो कार्य किया है। फिर रुद्रदामन ने जो कार्य, रुद्रदामन वाज अ वेस्टर्न क्षत्रप किंग हु केम इन द पोस्ट मौर्यन पीरियड। जब मौर्यस का डिक्लाइन हुआ ना, उसके बाद ये रुद्रदामन करके राजा आएंगे यहाँ पे सर, है ना, आपको पश्चिमी क्षत्रप साम्राज्य के शासक दिखेंगे सर, ठीक है। तो उनके द्वारा इशू किया हुआ आपको मिल जाएगा सर, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। फिर यहाँ पे आपको सुपारा दिख रहा है। सुपारा का इंपॉर्टेंस ये है कि ये पोर्ट हुआ करता था। आपको पूछेगा कि मौर्यन एम्पायर के पीरियड में वेस्टर्न मोस्ट पोर्ट कौन सा था जो गुजरात या महाराष्ट्र के अंदर है, तो दैट वाज सुपारा। और सुपरका, सुपरका करके एक शब्द दिखेगा आपको, ठीक है। सो यू विल फाइंड अ वर्ड कॉल्ड सुपरका, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सन्नति है, एक इंस्क्रिप्शन आपका यहाँ पे है जो इन्होंने दिया नहीं, हम बना देते हैं यहाँ पे सर, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अंदर आपको दिखेगा। एंड ये है येरागुड्डी। क्या है, येरागुड्डी, येरागुड्डी, येरागुड्डी और कलिंग। और कलिंग एडिक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कलिंग एडिक्ट सर, ठीक है। इसके अंदर अशोक ने अपने वो क्या कहते हैं कि आंसू बहाए। आंसू बहाने का मतलब यह है कि अशोक रॉक इंस्क्रिप्शंस के थ्रू लोगों को मैसेज कन्वे करा रहा है अपने धर्म के बारे में, और कह रहा है कि भाई हमसे गलती हो गई या हमसे भूल हो गई है ना, कि ये जो हुआ है अभी जहाँ पे अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था सर, ठीक है। तो ये पूरी कहानी आपको इसके अंदर से दिखेगी। यू विल फाइंड द होल स्टोरी बेस्ड ऑन दिस इंस्क्रिप्शंस। और ये इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर आपको प्रश्न आते रहते हैं, आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। तो एक तो ये कहानी आपको यहाँ से दिखेगी, यू विल फाइंड दिस स्टोरी, जो आपको क्लियर कट बताती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक चीज़ याद रखिएगा सर, ठीक है, अशोक के इंस्क्रिप्शंस के अंदर दो प्रकार की बातें हैं। यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस या फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, पर यहाँ जितने भी इंस्क्रिप्शंस आए वो चाहे माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन, माइनर मतलब ये जो पर्पल वाले हैं ना, जितने भी आप देख रहे हो ना, ये गवी मठ है या पलकी गुंडू है, जतिंग रामेश्वर है, सिद्धापुर है, ब्रह्मगिरी है, नित्तूर है, मंदागिरी है या उदल गांव है, ये सब के अंदर आपको माइनर इंस्क्रिप्शंस दिखेंगे। इवन आप भाबरू देखोगे ना यहाँ पे सर, ठीक है, या बैराट जयपुर के पास है या पहाड़पुर है सर, ठीक है, ये सब के अंदर आपको माइनर इंस्क्रिप्शन मतलब छोटे पत्थरों का उपयोग किया गया है सर, ठीक है। तो वी सी कि माइनर और मेजर के बीच में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन। तो आप ओवरऑल समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा बड़ा अंतर नहीं है, सिवाय के पत्थर की साइज छोटी बड़ी है, पर उसमें मैसेज का कंसेप्ट सेम रहता है। मतलब जो उसने अशोक अपने आप को लोगों को जो बताना चाहता था, जो भाषा बताना चाहता था, वो तो सेम ही रहेगी सर, ठीक है। खाली फर्क यही पड़ेगा कि क्या कहना चाहता है सर, ठीक है। तो कहीं बड़े पत्थर है, कहीं छोटे पत्थर है। अब बड़े पत्थर ऐसी जगह के ऊपर डाले गए हैं, द लोकेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शंस मैटर्स द मोस्ट। और मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बताया था कि दिस रॉक इंस्क्रिप्शन आर पुट इन सच प्लेसेस विच आर कनेक्टिंग टू द ट्रेड रूट विच शोज द प्रेजेंस ऑफ द मौर्यन स्टेट। ये मौर्यन स्टेट की अस्तित्व को दर्शाता है कि बेटा ये हमारा विस्तार है, हम यहाँ पे इंस्क्रिप्शन लगा के गए हैं, और ये हमारे लोगों के लिए, प्रजा के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, जो भी आने जाने वाला ट्रैवलर होगा उसको बताने के लिए सर, ठीक है। यहाँ पे एक कॉमन लैंग्वेज का कंसेप्ट दिखेगा। कौन सी दिखेगी, प्राकृत भाषा दिखती है और ब्रह्मी स्क्रिप्ट दिखती है। क्या दिखती है सर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, विल फाइंड द प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्रह्मी स्क्रिप्ट, है ना। तो स्क्रिप्ट जो है वो ब्रह्मी है, लिपि जो है वो ब्रह्मी है, बट भाषा जो है वो प्राकृति आपको यहाँ पे दिखेगी सर, ठीक है। तो इनका आपको प्रोमिनेंस पता होना चाहिए, यू शुड नो द प्रोमिनेंस ऑफ बोथ दिस पॉइंट्स, है ना। तो इनके बेसिस के ऊपर से भी हम लोग ये कह सकते हैं, और हम लोग इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि अशोक के इंस्क्रिप्शंस की खुद की आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस में। अब याद रखेगा कि टोटल 10 लोकेशंस है, पर इंस्क्रिप्शन का नंबर आप देखोगे तो 14 है सर, है ना। रॉक एडिक्ट्स जिसे हम लोग कहते हैं सर, इसका नंबरिंग जो किया गया है वो 14 की संख्या में है सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि जितने भी रॉक एडिक्ट है 1 से लेकर 14 नंबर तक के सर, ठीक है, उसको नंबरिंग करते हुए हाईलाइट किया है हिस्टोरियंस के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। वो नंबरिंग के अंदर आपको आइडिया रहना चाहिए कि इसमें क्या क्या मैसेज अशोक ने कन्वे कराया था सर, ठीक है। व्हाट मैसेज वाज एक्चुअली कन्वेड बाय अशोक इन द इंस्क्रिप्शंस एंड इन द रॉक एडिक्ट्स, ठीक है ना। तो वो चाहे मेजर हो गए, वो चाहे माइनर हो गए सर, ठीक है। एक चीज याद रखेगा,
कि अशोक ने 3 जगह ऐसी है, देयर आर 3 प्लेसेस ऑफ अशोक जहां पे अशोक अपना पर्सनल नाम को हाईलाइट कराता है सर, ठीक है। देयर आर 3 प्लेसेस वेयर अशोक एक्चुअली हाईलाइट्स हिज पर्सनल नेम। 3 जगह ऐसी है जहां पे अशोक अपना खुद का व्यक्तिगत रूप से नाम को हाईलाइट कराएगा कि मैं यहाँ पे आया था या मैं यहाँ पे हूँ, ये मैंने बनाया है सर, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, एक जगह आपको दिखेगी मस्की, दिख रहा है यहाँ पे सर, ठीक है। मस्की इज इन साउथ इंडिया सर, ठीक है, प्लीज रिमेंबर सर, मस्की है। एक आपको यहाँ पे दिख रहा है गुज्जरा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सर, यहाँ पे एक छोटा पिलर एडिक्ट है, छोटा माइनर रॉक एडिक्ट भी कहते हैं। और तीसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको नित्तूर करके एक जगह दिखेगी, दिख रही है, ये रही, ये भी साउथ इंडिया के अंदर है सर, ठीक है। देयर आर 3 प्लेसेस वेयर अशोकाज नेम वाज हाईलाइटेड पर्सनली सर, ठीक है। देयर आर 3 साइट्स वेयर वी सी the Mauryan emperor has personally highlighted the name. The first place is Maski, second is Nittur, both are in South India, and the third one is Gujjara. ये तीनों की तीनों जगह आपको पता होनी चाहिए, मस्की, नित्तूर एंड गुजरा। क्यों मैं बता रहा हूं कि ये तीनों की तीनों जगह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों के बेसिस के ऊपर, यू रिमेंबर दिस पॉइंट, ठीक है, इन तीनों साइट्स के ऊपर अशोक ने अपना नाम लिखा गया है। बाकी सब के ऊपर अशोक ने क्या लिखा है, प्रियदर्शी बताया है। अशोक ने क्या बताया है, प्रियदर्शी करके शब्द लिखा है सर, ठीक है। अब एक कल बच्चा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ रहा था कि सर हमको कैसे पता चला कि ये प्रियदर्शी लिखा है वो अशोक ही था सर, ठीक है। तो उसके लिए उसका आंसर बता देता हूँ। अगर आपने पिछले क्लासेस मेरे अटेंड किए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि मैंने जेम्स प्रिंसेप का नाम बताया था। एक्चुअली जेम्स प्रिंसेप जो है वो यहाँ पे ओरिएंटल स्टडीज़ के साथ जुड़ा हुआ ऑफिशियल था, ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। और भारत में जो पूर्ववादी विचारधारा है, मतलब जो इंडिया की हिस्ट्री को सर्च करने वाले लोग हैं, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को पढ़ने वाले लोग थे, उनमें से एक था वो। तो ये जो प्रिंसेप करके महाशय जो बैठा हुआ है, ये प्रिंसेप ने 1837 में कुछ एविडेंसेस देखे ब्रह्मी के अंदर, खरोस्ती के अंदर, ब्रह्मी इंस्क्रिप्शंस के अंदर, और खरोस्ती के जो इंस्क्रिप्शंस थे प्राकृत के, ब्रह्मी प्राकृत के और खरोस्ती अरामिक के। तो उस इंस्क्रिप्शंस के बेसिस के ऊपर उसको पता चला कि कुछ जगहें ऐसी है, देयर आर सर्टेन प्लेसेस, वहाँ पे ये प्रियदर्शी नाम वाला एक राजा अपने आप को कह रहा है कि मेरी प्रजा को ये काम करना चाहिए, मेरे प्रजा को फलाना काम करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना, कर्म क्या कहते हैं, स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स और ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए सर, ठीक है। तो इन सब के बेसिस के ऊपर से, बेस्ड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स, गेटिंग अ पॉइंट, है ना, वी गेट टू नो, हमको ये पता चलता है कि अशोक के बारे में इनको पता चला, और उनको वो इनफैक्ट हाईलाइट करते हैं कि देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे डायरेक्टली अशोक ने खुद का नाम लिखा है, ठीक है। तो 3 जगह ऐसी है जहाँ पे अशोक का खुद का नाम लिखा था, जहाँ पे प्रियदर्शी के नाम के साथ उसको हाईलाइट किया गया था कि अशोक ही प्रियदर्शी है। तो डेसिफर करने की बात होती है, जो बातें हैं ना सर, जो राइटिंग की स्टाइल होती है, जिसका जो बेसिस बनता है, तो इन दोनों के बेसिस के ऊपर से दे केम टू कंक्लूजन कि ये बंदा जो प्रियदर्शी अपने आप को कहता है वो अशोक ही है। और फिर लेटर ऑन फिर 3 लोकेशन ऐसे मिल भी गई कि ये अशोक के द्वारा ही बनाई गई है, और वहाँ पे अशोक का पर्सनल नाम यहाँ पे लिखा गया है सर, ठीक है। तो इनके बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं सर कि ये जितने भी लोकेशन है, कौन सी है, मस्की, नित्तूर एंड गुजरा, these 3 places are known for the Ashokan inscriptions bearing his personal name. In majority of the inscriptions except this 3, नाम याद रखेगा, इन तीनों को छोड़ के आपको ज्यादातर अशोक का पर्सनल नाम नहीं दिखेगा कोई भी इंस्क्रिप्शंस के अंदर। In majority of these places bearing this 3, you will not find the name of Ashoka sir, ठीक है। ये आपकी कहानी हो जाती है आपके लोकेशंस के अंतर्गत सर, ठीक है। उसमें ये जो भाबरू है, खास करके भाबरू इंस्क्रिप्शन है, ये राजस्थान वाले रीजन में आया आपको, उसकी इंपॉर्टेंस ये है कि भाबरू इंस्क्रिप्शंस के द्वारा अशोक ने अपने धम्म का प्रोपोगेशन को बात की थी, सोशल वेलफेयर की बात की थी सर, है ना। बैराट आपकी जयपुर, बैराट मतलब विराट नगरी, मत्स्य स्टेट हुआ करता था महाजनपद के अंदर सर, ठीक है। यहाँ आपको बहारपुर दिख रहा है सर, ठीक है। तो इतने सारे आपके मेन रॉक इंस्क्रिप्शंस हो गए। रॉक में मैंने आपको बताया 2 प्रकार के हैं, एक है मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस और दूसरे है माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन। दूसरे कौन से है, माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन, है ना। तो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस की तो लोकेशन बहुत सारी है सर, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि वो माइनर रॉक इंस्क्रिप्शन का प्रश्न पूछेगा, वो मेजर रॉक इंस्क्रिप्शन का पूछेगा, क्योंकि उसमें बहुत एडिक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर, ठीक है। और ये इंस्क्रिप्शंस की पूरी स्टडी की जाती है, उसके एपिग्राफी कहते हैं। सो द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज नोन एज एपिग्राफी। एंड इन दिस एपिग्राफिकल स्टडीज़, ये जितने भी एपिग्राफी के आधारित जो स्टडी का डेवलपमेंट हुआ, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से हाईलाइट होगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी कम टू नो एंड वी सी मेनी पॉइंट्स, हमको यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे
जहाँ पे ये अशोक के इंस्क्रिप्शन की आपको प्रासंगिकता दिखेगी, अशोक के इंस्क्रिप्शन की आपको इंपॉर्टेंस दिखेगी सर, ठीक है ना। तो ये 3 नाम याद रहेंगे कौन से, मस्की, नित्तूर एंड गुजरा, पर्सनल नेम ऑफ अशोक। इन मेजोरिटी ऑफ द प्लेसेस अदर देन दिस वी फाइंड दी प्रियदर्शी, प्रियदर्शी करके नाम से ही उसको हाईलाइट किया गया है सर, ठीक है। अब ये एडिक्स में लिखा क्या जाता था सर, ठीक है। मैं अभी पिलर्स के ऊपर आता हूँ थोड़ी देर के बाद, पिलर एडिक्ट के ऊपर भी आऊंगा, बट आई वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टू कन्वे यू कि व्हाट वाज रिटन इनटू दिस एडिक्ट, है ना। अशोक की ये जो इंस्क्रिप्शन थे उसके अंदर एडिक्स के ऊपर क्या लिखा जाए, टोटल 14 है सर, ठीक है। लोकेशन 10 है मेजर रॉक एडिक्ट की, मेजर रॉक एडिक्ट की 10 लोकेशन है। ये जो लाल वाली है ना सर, ठीक है, इसको कलिंग स्पेशल एडिक्ट कहते हैं। दे आर नोन एज कलिंग स्पेशल एडिक्ट, दे वर इशूड आफ्टर द कनक्वेस्ट ऑफ कलिंग। ये कलिंग के ऊपर आक्रमण कर दिया, फिर कहता है कि हाय राम, मेरे से तौबा तौबा हो गया सर, है ना, गलती हो गई, तो नाउ आई वांट टू चेंज, और मैं हृदय परिवर्तन करने जा रहा हूँ सर, ठीक है। तो ऐसी कहानी आपको यहाँ से दिख जाएगी। कल सी आपके उत्तराखंड के अंदर है, मैंने आपको कल मैपिंग करवा दिया था। खैर, अब देखते हैं कि अशोक ने ये जो टोटल 14 है, नंबर 1 से लेके नंबर 14 आपको दिखेंगे, इनकी संख्या टोटल 14 के आसपास है, लोकेशन 10 है, 10 जगहों के ऊपर टोटल 14 की संख्या में आपको ओवरऑल एडिक्स दिखे हैं। उसमें ये एडिक्स में अशोक ने कुछ कुछ अपने मैसेज लिखे हैं सर, ठीक है। तो इनको थोड़ा एनालिसिस करते हैं, लेट्स एनालाइज कि व्हाट मैसेज वाज एक्चुअली कन्वेड बाय अशोक इनटू द इंस्क्रिप्शंस एंड द एडिक्स सर, ठीक है। अशोक ने ये टोटल जितने भी 14 एडिक्स है, देयर आर 14 एडिक्स ऑफ अशोका, ये 14 एडिक्स के अंदर क्या अपने मैसेज को कन्वे कराया था और कैसे कन्वे कराया था सर, ठीक है। सो लेट्स सी दिस पॉइंट, हम लोग उसके ऊपर चले जाते हैं कि क्या क्या कहानी इसके अंदर से दिखती है, ठीक है। अब टोटल 14 है, उसका नंबरिंग याद रखेगा, प्लीज रिमेंबर द नंबरिंग एज वेल, क्योंकि ये नंबरिंग के बेसिस के ऊपर से प्रश्न आए हैं और फिर उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग सर, ठीक है, कि क्या कहना चाहता है अशोक, किस तरह से चीजों को हाईलाइट करवा रहा है सर, ठीक है। जैसे पहला है सर, ठीक है, रॉक एडिक्ट नंबर 1, 1 नंबर का एडिक्ट है, जहां पे अशोक ने बताया है कि एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट किया जाए सर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करना चाहिए। अब अशोक क्यों एनिमल स्लॉटर को प्रोहिबिट करने की बात कर रहा है सर, ठीक है। वो वहां तक कहता है कि कोई भी फेस्टिव गैदरिंग्स है ना नहीं होनी चाहिए, मतलब उस टाइम पे कोई बीमारी फैल गई थी क्या, ऐसी कोई बीमारी फैल गई थी। फिर से कहता है कि किलिंग ऑफ एनिमल्स नहीं होने चाहिए सर, ठीक है। अब ये तो रही फैक्ट, ये तो रही फैक्ट, मुझे आपको फैक्ट नहीं करानी है सर, मुझे आपको प्रश्न पूछता है कि ये क्यों करवाया सर, वाई दिस वॉज डन बाय अशोक, what was the reason behind that sir. When we see Ashoka is promoting something called as the prohibition of animals or killing of animals, कि जानवर को नहीं मार के खाना चाहिए, वो मोर मार के खा जाता था सर, है ना, मेरे मन को भाया, मैं मोर मार के खाया सर, ठीक है। अशोक की कहानी आपको दिखेगी, तो अशोक के किचन में पहले मोर बनते थे, वो मोर खा जाता था सर, ठीक है। तो गजब गजब का राजा था सर एक टाइम के ऊपर। फिर लेटर ऑन वो बोलता है कि चलिए भाई अब नहीं खाना चाहिए, अच्छी बात है। खैर, लेट मी कम बैक। अब प्रश्न ये क्यों था सर, ठीक है। तो 2-3 कारण हैं। वो बुद्धिज्म में जब कन्वर्ट हुआ तो ऐसा कहते हैं कि बुद्धिज्म नॉर्मली नॉन वायलेंस को प्रमोट करता है, और जब भी आप कोई जीव, किसी भ्रूण की हत्या कर रहे हो, जीव की हत्या कर रहे हो, तो काइंड ऑफ उसके लिए काफ़ी एथिकल इशू उभर के आए थे। तीसरी पॉइंट ये है कि ये लेटर वैदिक पीरियड है, वैदिक एज का खत्म होने के बाद, और वैदिक एज के बाद ऐसा कहते हैं कि काफ़ी सारा किलिंग ऑफ एनिमल चल रहा था, खास करके जानवरों की काफ़ी सारी वो है ना कि बलि चढ़ाई जाती थी, काइंड ऑफ रिचुअल्स और उसके अंदर। तो अशोक को लगता था कि इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, वी नीड टू कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए अशोक ने इनफैक्ट ये एनिमल स्लॉटर को रखवा दिया सर, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंगली उसने हाईलाइट किया है, बैन ऑफ फेस्टिव गैदरिंग सर, है ना। आप जो शादी ब्याह करते हो ना, 100, 200, 500 करोड़ के आप कभी एट टाइम्स देखोगे, है ना, बड़ी बड़ी, अब तो नहीं होती है, खैर कोविड आ गया है, बट बिफोर दैट यू विल फाइंड इस प्रकार की फेस्टिवल गैदरिंग्स बहुत बड़ी मात्रा में होती थी। तो अशोक कहता है कि इससे फ्यूटाइल खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होता है, और ये सोसाइटी में और फ्रिक्शन क्रिएट करती है। क्योंकि क्या होता है कि मिस्टर एक्स ने किया है तो फिर उसके बाद मिस्टर वाई की फैमिली बोलेगी कि देखो मिस्टर एक्स इतना सारा कर रहा है तो हमको भी करना पड़ेगा। मिस्टर वाई को देख के जेड करेगा, फिर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, डी करेगा सर, है ना। तो एक पूरी सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट में होता क्या है कि अल्टीमेटली सोसाइटी का नुकसान है, लोग 200, 500, 1000 लोग इकट्ठा होगा, है ना, खाना खाएगा, बहुत सारी चीजें हो जाती है सर, ठीक है। तो ये मना करता है, ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए सर, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ आप देखोगे तो कोड ऑफ कंडक्ट था, मैंने आपको बताया था ना, अशोक का धम्म जो है ना, अशोका धम्म हमने पढ़ा था ना पिछले क्लास के अंदर, वही अशोक ने अपने एडिक्ट्स के द्वारा इशू कराया है, याद रखेगा।
कि अशोकास धम्मा वॉज एक्चुअली प्रोपोगेटेड बाय द एडिक्ट्स, मतलब इंस्क्रिप्शंस, मैंने आपको बताया ना कि जितने भी इंस्क्रिप्शंस हम देख रहे हैं उसी को धम्म के आधार के ऊपर बनाए गए थे सर, ठीक है। तो एक नंबर पे तो उसने ये बताया कि भाई यहाँ पे ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। फिर एक दूसरा एक पत्थर मिला, उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने नंबर 2 कहा। रॉक एडिक्ट नंबर 2 के अंदर अशोक क्या बताता है सर, ठीक है, ये कहता है कि वी शुड केयर फॉर मैन एंड एनिमल्स, डिस्क्राइब रिसिपेंट्स एज द चोला, पंड्या एंड सत्यपुत्रा साउथ इंडियन किंगडम्स एंड द ग्रीक ऑन्टियोकस एंड हिज नेबर्स, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए कि यहाँ 2-3 चीजें बोल रहा है। ये बोल रहा है कि हमको जानवरों का, पशुधन का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी कैसे चलती थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, इट वॉज बेस्ड ऑन द एनिमल्स। आपको भी पता होगा कि पहले एक जगह से दूसरी जगह जाना, ब्लॉक कार्ट की आवश्यकता होगी, या आप देखिए चैरियट होना चाहिए आपके पास, घोड़ा होना चाहिए सर, ठीक है। हाथी के ऊपर भी गए तो हाथी भी चाहिए ना सर अल्टीमेटली। तो द एनिमल्स वर क्वाइट सिग्निफिकेंट इन द मौर्यन एज सर, है टू रन द इकोनॉमी, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो अशोक ऑल्सो न्यू दिस पॉइंट, है ना। अशोक को भी ये चीज़ पता थी कि यार इनका ध्यान नहीं रखेंगे और इनका किलिंग करते रहेंगे तो अल्टीमेटली इससे सोशल इम्बैलेंस होगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा सर, ठीक है। केयर फॉर मैन मतलब ये है कि गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, डेस्टिट्यूट है, जिनको कोई हेल्प करने वाला नहीं है सर, ठीक है, तो उनके लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो अशोक बताता है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ओनली, हमको उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। वो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज को, जस्ट अ सेकंड, वो साउथ इंडिया की डायनेस्टीज को हाईलाइट करता है। अशोक बहुत इंटरेस्टिंगली साउथ के कंटेम्प्रेरी राजाओं के बारे में हमको नॉलेज देता है। तो नंबर 2 है आपके रॉक एडिक्ट नंबर 2 जो है, उसमें इंटरेस्टिंगली अशोक ने साउथ के 3 डायनेस्टीज के बारे में लिखा है सर, ठीक है। तो ही हैज हाईलाइटेड द नेम ऑफ द 3 किंग्स हु वर एक्चुअली रूलिंग इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री सर, ठीक है। उसमें उसने चोलास की बात की, दिख रही है आपको सर यहाँ पे सर, ठीक है। उसमें पंड्यास की बात की और केरला पुत्र, जिसे हम लोग चेरा डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, उनकी बात की है सर, ठीक है। तो दिस थिंग शोज कि अशोक वॉज नोइंग अबाउट अदर किंग्स हु वर रूलिंग इन दिस रीजन। अशोक को यहाँ पे जो भी और राजा रूल कर रहे थे उनके बारे में उसको नॉलेज था, एंड दिस इज द प्राइमरी रीजन कि ही हाईलाइटेड देयर नेम्स। उसने इंस्क्रिप्शन के अंदर इनके नामों को हाईलाइट किया कि देखिए मेरे कंटेम्प्रेरी ये राजा थे। और दूसरी खासियत आप देखोगे ना, यू विल फाइंड द सेकंड इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंस्क्रिप्शंस इज दैट कि ही ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ द ग्रीक किंग्स। एंटियोक्स, एंटियोक्स करके एक राजा था जो एम्बेसडर भेजता है अशोक को अपने कोर्ट के अंदर, एंटियोक्स 2 था। अशोक के पहले आपको यहाँ पे एक और राजा दिखेगा, एंटियोक्स 1। एंटियोक्स 1 ने बिंदुसार के कोर्ट में अपने एम्बेसडर को भेजा था, डाइमैक्स को भेजा था, या डाइमैकस के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा सर, ठीक है। तो बिंदुसार हैड गुड रिलेशंस विद द ग्रीक, चंद्रगुप्त मौर्य हैड गुड रिलेशंस विद द ग्रीक सेलेकस निकेटर, अशोक आल्सो हैड गुड रिलेशंस विद द ग्रीक किंग एंटियोकस, है ना। सो आपके रॉक एडिक्ट नंबर 2 की इंपॉर्टेंस ये है कि अशोक ने एक तो अपने कंटेम्प्रेरी राजाओं के बारे में लिखा, ही रोट अबाउट द चोला, पांड्या, द सत्यपुत्र एंड द चेरा किंगडम्स, मतलब ये केरला के अंदर जो आपकी केरला पुत्र के रूप में हम लोग पहचानते हैं उनको। ही ऑल्सो रोट अबाउट द एंटियोक्स 2 हु वाज अ ग्रीक किंग एंड अशोक हैड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद हिम। अशोक के उसके साथ कैसे थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ करते थे, तो उनकी भी बात करता रहता है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर से देखोगे सर, ठीक है, व्हेन वी सी द थर्ड एडिक्ट, समझ में आ गया आपको, 2 एडिक्ट समझ में आ गए, इनका सिग्निफिकेंस याद रखिए कि आपको जब इसकी समरी बनानी होगी ना, when you are supposed to make a summary of अशोकन एडिक्ट, तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि अशोक के एडिक्ट किन किन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और कहां से निकलते हैं सर, ठीक है। तो अशोक के एडिक्ट इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे सर, गेटिंग पॉइंट, है ना। तीसरी बात यहाँ पे क्या लिखी गई है, मेजर रॉक एडिक्ट नंबर 3 सर, है ना, नंबर 3, इसमें भी उसने कहा है कि वी शुड हैव जनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ दिया है, दे हैव गिवन अप द वर्ल्डली लाइफ, एंड बिकॉज दे हैव गिवन द वर्ल्डली लाइफ, इनकी जो सांसारिक लाइफ थी उन्होंने वो त्याग कर दी है। तो फिर सवाल यह था कि ये अपना जीवन कैसे गुजारेंगे सर, है ना, तो उनको दान दक्षिणा देंगे तो ही चलेगा ना सर, ठीक है ना। सो दिस वाज इशूड आफ्टर 12 years ऑफ अशोकास कोरोनेशन, मतलब आप पकड़ के चलिए अशोक 268 BC के आसपास वो पावर के ऊपर आया। पहले 2-3 साल तो उसकी स्ट्रगल रहती है उसकी भाइयों के साथ, हमने पढ़ा था पिछले क्लास के अंदर, है ना। तो 273 BC के आसपास अशोक पावर के ऊपर आया, पर फॉर एटलीस्ट 3-4 years अशोक हैड अ कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली, एंड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली ही कुड नॉट फाइट सर, मतलब ही कुड नॉट एक्चुअली कंसोलिडेट द पावर। तो वो 268 के बाद में आया, वहां से 12 साल है, मतलब ये करीबन 256 BC में इशू किया गया होगा सर, ठीक है। दिस रॉक एडिक्ट माइट हैव इशूड 256 BC के आसपास, जहां वो ब्राह्मणों की बात करता है कि इनको जनरोसिटी रखनी चाहिए सर, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंगली बात हमको और भी चीजें पता चलती है इसके अंदर सर, ठीक है। इसमें बोला गया है कि युक्ता अशोक के ऑफिशियल्स हुआ करते थे,
प्रादेशिका, ठीक है, एंड रजुका, इन सब को ऑर्डर दिया जाता है कि ये लोग किंगडम के अंदर टूर करे एवरी 5 ईयर और धम्म की पॉलिसीज को पॉपुलराइज कराए। ठीक है, अब देखिए 3 नाम के आपको कीवर्ड्स पूछेंगे। एक तो युक्त की बात की गई है, दिख रहा है आपको सर यहाँ पे, अशोक ने यहाँ पे ऑफिशियल्स को भेजा और ऑर्डर दिया अपने एडिक्ट के अंदर। ये 3 प्रकार के ऑफिशियल है, कौन कौन है सर? एक तो युक्त, दूसरा कौन है? प्रादेशिका, और तीसरा कौन है? रजुका। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है सर? युक्त देखोगे तो ये सबऑर्डिनेट ऑफिशियल है, जनरली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको दिख जाएंगे, प्रोविंसेस के अंदर दिखते थे सर। ठीक है, प्रादेशिका जो थे वो जनरली डिस्ट्रिक्ट के हेड ऑफिशियल्स हुआ, मतलब इट वाज इक्विवेलेंट टू दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के इक्विवेलेंट, आमतियस कहते थे ना उनको। आमतियस के रूप में काफी लोगों को प्रादेशिका की अपॉइंटमेंट की जाती थी सर। ठीक है, तो जिले के कलेक्टर या जिले के ऑफिशियल्स हो गए उस टाइम पे सर। ठीक है, तीसरे से रजुका, जो गांवों को चलाते थे, मतलब ब्लॉक लेवल के ऊपर ये लोग ऑफिशियल थे, 4, 5, 15, 20 गांवों के बीच में ये ग्रामीण विस्तारों का पूरा सिस्टम को चलाते थे। और अशोक चाहता था कि ये लोग जाके एवरी 5 ईयर्स धम्म की पॉलिसी का प्रचार करें। अब क्या अशोक ने धम्म महामंतास को अपॉइंट किया था कि नहीं किया था? याद करिए पिछले क्लास को, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि अशोक हैड एक्चुअली अपॉइंटेड धम्म महामंतास इन द स्प्रेड ऑफ धम्म पॉलिसी। जो पाटलिपुत्र से जाते थे वो सेंट्रल ऑफिशियल्स थे, ये लोकल ऑफिशियल्स है, इनको भी आदेश दिया जाता है अशोक के द्वारा कि भाई जाओ और धम्म का प्रचार करो सर। ठीक है, और ब्राह्मणों के प्रति जेनरोसिटी रखिएगा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते रहो, आपका भला होता रहेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो रॉक एडिक्ट नंबर 3 के अंदर याद रखेगा सर, है ना? ये नंबरिंग के अंदर आपको क्वेश्चंस आए हैं, मैं भी आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा, आपकी बत्ती गुल हो जाएगी, आपको पता चलेगा कि प्रश्न कहाँ से आ रहा है सर। ठीक है ना? आप में से ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो एट टाइम्स आप प्रीवियस के क्वेश्चन को मिस आउट कर देते हो। तो एनसीईआरटी में एक्चुअली प्रीवियस के क्वेश्चन दिए नहीं है, बट एज ए टीचर मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कंसेप्ट बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत वे के अंदर डेवलप हो सके। ठीक है, आई वॉन्ट योर कंसेप्ट शुड बी वेरी स्ट्रांगली डेवलप, और स्ट्रांग डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आपने जो टॉपिक किताबों में देखा है और किताब के बाहर, ये सब किताब में नहीं दिया गया है। ठीक है, बाय द वे दिस एडिक्स एंड द इन्फॉर्मेशन ऑफ द एडिक्स इज नॉट गिवन, किताब में तो खाली मैप ही दिया गया है, तो मैपिंग तो मैं करवा ही रहा हूँ, आई एम ऑल्सो हेल्पिंग यू इन द मैपिंग एज वेल सर। ठीक है, बट एटलीस्ट आपको इन सब का नाम पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें अशोक ने बताई है सर। ठीक है, तो नंबर 1 में वो बताया है कि फालतू के खर्चे मत करिए, खर्चा पानी, फेस्टिवल गैदरिंग्स मत किया करिए, इससे खर्चा ही होता है और बीमारी फैलेगी फोकट के अंदर तो और इश्यू हो जाएंगे सर। ठीक है, एनिमल्स की बात की गई है। रॉक एडिक्ट नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है? मैन और एनिमल्स का ध्यान रखने के लिए, और बाकी सारे राजाओं के बारे में बात की है। नंबर 3 में उसने क्या बताया है? ब्राह्मणों के लिए जनरसिटी रखिए, ऑफिशियल्स को, युक्त को, रजुका को और प्रदेशिका, कहा कि हर 5 साल में एक दफा चक्कर मारो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि भाई धम्म का प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है सर, है ना? आई वॉन्ट माई स्टेट टू बी फॉलोइंग द धम्मा, मेरा एक राज्य होना चाहिए जो धम्म के प्रचार आधारित होना चाहिए, है ना? तो अशोक इन सब चीजों के ऊपर हाईलाइट करके वो फोकस करेगा सर। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली आपको बताया है। अब नंबर 4 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉक एडिक्ट नंबर 4, चौथे नंबर का अशोक का जो रॉक एडिक्ट है, हमने देखे ना उसके लोकेशंस। चौथे नंबर के रॉक एडिक्ट में अशोक ने बहुत इंटरेस्टिंगली हाईलाइट किया है, जहां अशोक कहता है कि नाउ कोई भी इंसान होता है उसे अपना भूतकाल भूल के यहां पे अगर कुछ भी काम करना है तो उसको बेरी घोष के आधारित नहीं करना है, धम्म घोष के आधारित करना है। याद रखेगा, दिस आर वेरी 2 इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड आउटराइटली कि सिग्निफिकेंस ऑफ बेरी घोष एंड धम्म घोष। अशोक के समय पे ये बेरी घोष और धम्म घोष का प्रासंगिकता क्या है, कहां से डेवलपमेंट हुआ है, उसको आप हाईलाइट करिए सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब हम लोग अशोक को देखेंगे, व्हेन वी विल बी सीइंग द होल पॉलिसीज ऑफ अशोक, तो हमको पता चलता है कि अशोक ने पहले अपने आप को चंड अशोक के रूप में हाईलाइट करवाया था सर। ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर आपको एक नाम दिखेगा जिसका नाम है चंड अशोक। इन मेनी ऑफ द बुद्धिस्ट लिटरेचर बुक्स यू विल फाइंड द नेम चंड अशोक व्हिच इज बीइंग हाईलाइटेड फॉर अशोक, क्योंकि अशोक जब निकलता था तो तलवार लेके निकलता था ऐसा कहते हैं, और साम्राज्य विस्तरण करने के चक्कर में उसने खचा खची बुला दी, काफी लोगों को मरवा दिया सर, है ना? एंड काफी सारे वायलेंस हो गई सर। ठीक है, तो बेर करना मतलब वॉर करना सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? किसी के सामने आप युद्ध कर रहे हो सर। अब अशोक यहाँ पे बोल रहा है कि अब मैं चंड अशोक के रूप में नहीं हूं, मैं कन्वर्ट हो गया हूं, आई हैव कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, और मैं धम्म का पालन करूंगा। तो अशोक को एक नया टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है धम्म अशोक। क्या कहते हैं? धम्म अशोक, कि आज के बाद
मैं धम्म की पॉलिसी को अपनाऊंगा। और इसके लिए कहता है कि अब मैं घोषणा करता हूं, रॉक एडिक्ट नंबर 4 के अंदर क्या बताता है, मैं घोषणा करता हूं कि मैं धम्म घोष के आधारित जीवन को जीऊंगा सर। ठीक है, मैं पूरी सोसाइटी को भी ये बताता हूं कि यहाँ पे मैं आपको धम्म को फॉलो करने के लिए ऑर्डर भी दे रहा हूँ सर। ठीक है, मैं आपको प्रिस्क्राइप्शन दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप धम्म आधारित जीवन जिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सर। ठीक है, धम्मघोष की प्रासंगिकता क्या है? द इंपॉर्टेंस ऑफ धम्मघोष इज सच दैट धम्मघोष क्रिएटेड द बेसिस फॉर द मौर्यन आई वुड से पॉलिसीज एंड द वेलफेयर पॉलिसीज ऑफ अशोका सर। ठीक है, क्योंकि धम्मघोष एक ऐसी नीति थी जिसके आधारित अशोक पब्लिक को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहा था, पब्लिक को ये जताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जीवन ऐसे जिया जाना चाहिए सर। गेटिंग अ पॉइंट है ना? तो ये काफी प्रोमिनेंट हमको यहाँ से दिखता है। वी फाइंड वेरी प्रोमिनेंट वे जो अशोक धम्मघोष के रूप में हाईलाइट करवाने की कोशिश करता है और धम्मघोष को बताता है कि मैं अब धर्म के आधारित जीवन जीऊंगा सर। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजन यहां पे बोला गया है रॉक एडिक्ट नंबर 4 के अंदर कि दिस इज नोन एज द इम्पैक्ट ऑफ धम्म ऑन द सोसाइटी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि धम्म का असर क्या हुआ है सोसाइटी के ऊपर, धम्म का असर क्या हुआ है, किस तरह से धम्म के आगे चलाया गया है सर। ठीक है ना? तो ये इंटरेस्टिंगली अशोक ने यहाँ पे बोला है सर। ठीक है, इसके अलावा अशोक ने रॉक एडिक्ट नंबर 5 के अंदर बहुत इंटरेस्टिंगली बात लिखी है गुलामों के बारे में सर। ठीक है, 4 याद रहेगा। धम्मघोष क्या है? धम्मघोष मतलब धर्म की घोषणा करना, और कहा कि आज के बाद मैंने हथियार रख दिए हैं, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं धम्म आधारित अपना विचार को प्रोपोगेट करूंगा और साम्राज्य बनाऊंगा। इनफैक्ट आप देखिए अशोक ने ये चीज प्रूव कर दी कि पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, है ना? क्योंकि धम्म के आधारित उसने एम्पायर बिल्डअप किया। अशोक के समय पे साम्राज्य विस्तरण भी हुआ, फॉरेन इन्वेजन्स भी नहीं हो पाए, उसकी जो नाम थी, उसकी जो गर्जना थी वो वेस्ट एशिया तक चली गई। एंटीओक्स जैसे राजा यहाँ पे अशोक के दरबार में अपने दूत को भेज रहे हैं। ये सब चीजें क्या दर्शाती है? व्हाट डज दिस थिंग शोज? दिस थिंग एक्चुअली शोज कि इनकी प्रासंगिकता बहुत बड़ी थी सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना? और इसके लिए उसको रेलेवेंस के रूप में कंसिडर करते हैं सर। ठीक है, तो धम्म की पॉलिसी याद रखिएगा, ये ऑफिशियल्स का नाम याद रखिएगा, युक्ता, रजुका, प्रदेशिका कौन हुआ करते थे। दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चन कि इनकी क्या महत्व है और इनका क्या डेवलपमेंट चलता है सर। ठीक है, तो रॉक एडिक्ट नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक है ना, 4 हो गए। 5वां नंबर का रॉक एडिक्ट देखिए सर। ठीक है, फिर रिवीजन कर दूंगा आपको थोड़ी देर के बाद, व्हाइट पेज के ऊपर हम लोग रिवीजन कर देंगे। 5वां नंबर का रॉक एडिक्ट याद रखिएगा, अशोक ने क्या बताया है, वो है द पॉलिसी टुवर्ड्स द स्लेव्स। देखिए स्लेव्स की कहानी क्या है, मतलब गुलाम। एक चीज आपको दिखेगी कि मेगास्थनीस जो मौर्य के कोर्ट में एम्बेसडर के रूप में आया था, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था मेगास्थनीस के बारे में, कि मेगास्थनीस ये बताता है कि यहाँ पे स्लेवरी सिस्टम नहीं हुआ करती थी। सो मेगास्थनीस एक्चुअली रोट दैट देयर वाज नो स्लेवरी सिस्टम इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और द मौर्यन सोसाइटी, बट वी डू गेट इंस्टेंसेस दैट देयर वाज स्लेवरी। इनफैक्ट कलिंग के ऊपर जब अशोक ने आक्रमण किया ना, so when he attacked over Kaling, Ashok took almost 1 lakh people as slaves। 1 लाख से ज्यादा लोगों को गुलाम के रूप में स्वीकारा, फिर उनके जंगल साफ कराए एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, क्योंकि मैन पावर चाहिए ना, लेबर पावर आपको चाहिए होगा शासन चलाने के लिए सर। ठीक है, तो ऐसा नहीं था कि स्लेवरी सिस्टम नहीं चलती थी। सो अशोक, बट उसके बाद जब व्हेन ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म, धीरे 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 उसका हृदय परिवर्तन हुआ। फिर अशोक कहता है कि नो नो नो, नाउ आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई स्लेव्स, है ना? तो इसके लिए वो यहाँ पे स्पेसिफिकली 5वें नंबर के रॉक एडिक्ट में कहता है, क्या कहता है कि पॉलिसी टुवर्ड्स द स्लेव शुड बी वेरी मच क्लियर। ठीक है, ही मेंशंस इन दिस रॉक एडिक्ट, क्या बताता है, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी इंसान है मौर्यन स्टेट के अंदर, वो मेरे बच्चे समान है, वो मेरे बालक समान है सर। ठीक है, ये क्या दर्शाता है? अशोक के एडिक्ट्स के अंतर्गत हमको पता चलता है कि अशोक अपने आप को फादर फिगर के रूप में दर्शाने की कोशिश करता है सर। ठीक है, क्या कहता है? फादर फिगर के रूप में बताता है। वो कहता है कि मैं सुपर से भी ऊपर बन गया हूँ, और मैं सुपर से ऊपर ऐसा बन गया हूँ कि जितने भी लोग यहाँ मौर्यन एम्पायर के अंदर रह रहे हैं वो सब मेरे संतान हैं, वो सब मेरे बालक समान है। कभी कभी हम कहते हैं ना क्लास में, बेटा क्या कर रहे हो सर? ठीक है, तो काफ़ी बच्चे हमको मैसेज करते रहते हैं, बोले हाँ बेटा बेटा क्यों कहते हो? मैंने कहा कि भाई बेटा मतलब मैं आपसे एल्डर हूँ सर। ठीक है, उम्र में तो आपसे एल्डर हूँ, तो एट टाइम्स कह देते हैं ना, थोड़ा क्या कहता है कि एक काइंड ऑफ हमारा और आपका जो रेपो है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि आप फिजिकली हमको देख नहीं पाते हो सर, है ना? फिजिकली मतलब साक्षात रूप से हम आपके साथ कनेक्टेड ऐसे तो नहीं है, पर सोशल मीडिया के थ्रू और ये प्लेटफॉर्म के थ्रू तो है ही, यूट्यूब के थ्रू सर, है ना, अकेडमिक के थ्रू। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग, है ना, कि अगर मैं आपको इमोशनली कहता हूँ कि भैया आई एम योर एल्डर सर। ठीक है, पर अशोक उस टाइम पे कुछ अलग फीलिंग नहीं कर रहा था।
अशोक ये फादर फिगर के रूप में क्यों बताता है? क्योंकि अशोक अपने आप को लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मैं आपका कल्याण करने के लिए बैठा हूँ, एक ऐसा राजा के रूप में बैठा हूँ जो मैं अपने नागरिकों को अपने संतान के लिए संतान के जैसा कंसीडर कर रहा हूँ सर। ठीक है, आई एम कंसिडरिंग माई आई वुड से पीपल एज माई चिल्ड्रन, एंड इसके कारण वो देवम प्रियासी और प्रियदर्शी ज़्यादा बोलता है कि आई एम द बिलवड ऑफ द गॉड, एंड मैं इन लोग के लिए एक फादर फिगर के रूप में हूँ सर। ठीक है ना, तो इसी के अंदर उसने ये बताया है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। तो लास्ट की डायरेक्ट क्वेश्चन कि कौन से रॉक एडिक्ट के अंदर ये 1 2 ये तीसरे नंबर का रॉक एडिक्ट था, ये चौथे नंबर का है और ये 5वें नंबर का है। टोटल 14 रॉक एडिक्ट है। नंबरिंग के अंदर देखोगे तो 14 नंबर है आपको सर। ठीक है, आपको सबकी कहानी पता होनी चाहिए। आज हम लोग ये रॉक एडिक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे, विल बी एक्चुअली डिस्कसिंग द रॉक एडिक्ट्स ओनली, है ना। सो मैं इसके ऊपर जब आऊँगा आगे तो आपको बताता रहूँगा कि रॉक एडिक्ट्स के अंतर्गत किस किस प्रकार से किन किन टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन आते रहे हैं सर। ठीक है, इसमें अशोक ने एक और बात लिखी, वो है अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंतास। ठीक है ना, ये अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामंतास कौन थे? अब याद करिए धम्म महामंतास को हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था कि धम्म महामंतास वर ऑफिशियल्स विच वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड द धम्मा। एंड व्हाट वाज अशोकास धम्मा? अशोका धम्म तो यही तो था, जनरोसिटी टू ब्राह्मण्स, रिस्पेक्टिंग योर एल्डर्स, प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल्स, बैनिंग ऑफ द फेस्टिवल गैदरिंग्स, है ना। तो यही चीज तो अशोक ने अपनी धम्म के अंदर बताई थी कि वेलफेयर स्टेट बनाओ, नॉन वायलेंस को फॉलो करो, धम्म घोष की जगह बेरी घोष की जगह धम्म घोष को फॉलो करो। हाँ, पहले चंड अशोक अपने आप को कहता है, यही कहता है धम्म अशोक बन गया है। पहले एकदम खतरनाक राजा था, एकदम चंड की तरह था, इसके लिए चंड अशोक कहता है। अब कह रहा है धम्म अशोक, है ना। तो पूरे हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, है ना। आपने मीम देखा होगा, वैसी कंडीशन यहाँ हो रही है। तो अशोक का धम्म यही है और धम्म को प्रचार करने के लिए उसने महामंतास को अपॉइंट किया था। ये महामंतास अलग अलग रीजन से आते थे। बहुत इंटरेस्टिंगली किया था अशोक ने ये गेम। दिस महामंतास एक्चुअली बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट रीजन्स, एंड बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स एंड डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री दे वर अपॉइंटेड इन अ डिफरेंट प्लेसेस। जैसे गुजरात, वेस्टर्न इंडिया के अंदर आपको ग्रीक महामंतास दिखेंगे। एक योना करके आपको एक महामंता दिखेगा, उसको अपरंत में भेजा गया। अपरंत मतलब आज का गुजरात, ठीक है ना। सो ही वॉज एक्चुअली सेंट टू गुजरात एज एन ऑफिशियल। बोले तू जाओ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और मेरे धम्म का प्रचार करने के लिए। तो यहाँ गुजरात में माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि ग्रीक ओरिजिन पॉपुलेशन रहती होगी, इसके लिए धम्म महामंतास को बोला गया कि भाई देखो तुम उनको उनकी लैंग्वेज में बताओगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना, जहाँ के लोकल लोग हैं सर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको यहाँ पे दिखेगी। यू विल फाइंड 1 से 5 नंबर के एडिक्ट आपको क्लियर हो गए। यू गॉट द पिक्चर क्लियर। इसमें एडिक्ट के अंतर्गत स्लेव्स, धम्म महामंतास, फादर फिगर की बात की गई है। वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द जनरोसिटी टू ब्राह्मण्स। वी सी कि यहाँ पे अशोक ने युक्त, प्रादेशिक और रजुका की बात की गई है। अशोक ने एनिमल सेक्रीफाइसेस को बैन करने की बात की है। किलिंग ऑफ एनिमल्स, फेस्टिवल गैदरिंग्स को ना करने की उसने हिदायत दी है। फॉरेन किंगडम्स की बात की है, लोकल किंगडम्स की बात की है, ऑफिशियल्स की बात की है सर। ठीक है, और लास्ट क्या है 5 नंबर के एडिक्ट के अंदर बताया है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। हर एक जो क्या कहते हैं सर अपना इंसान है वो मेरे बालक के समान है, संतान के समान है। खैर, तो ये तो 5 हो गए आपके एडिक्ट। अब टोटल 14 है, तो पहले 5 तो आपको क्लियर हो गए होंगे सर। ठीक है, तो यू शुड गेट वेरी मच क्लियर पिक्चर की क्या क्या कहानी चलती है। अब 6 नंबर के ऊपर चले जाते हैं सर। ठीक है, सो 6 नंबर के ऊपर हमको पता चलता है कि उसने क्या बताया है। इन द रॉक एडिक्ट नंबर 6 वी कम टू नो कि अशोका डिस्क्राइब्स एंड वो खुद इच्छा रखता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पीपल। In the 6th number of edict, Ashok actually highlights to his officials and he wanted to convey to the people कि I am concerned about your condition. आपका वेलफेयर हो वो मेरा ध्यान है, वो मेरा सबसे पहला कर्तव्य है सर। ठीक है, आपका वेलफेयर दैट इज माई बिगेस्ट एंड अल्टीमेट मोटिव। एंड अशोक इसके लिए कहता है कि in the 6th number edict, Ashoka describes the king's desire to be informed about the condition of people. टॉक्स अबाउट द वेलफेयर मेजर्स कि भाई मैं लोगों का ध्यान रखना चाहता हूँ। अब लोगों का ध्यान कैसे रखा उसने, आप देखिए। तो मैंने आपको अभी और पहले भी बताया था सर कि अशोक के वेलफेयर मेजर्स के अंतर्गत ये सुदर्शन लेक को रिपेयर करवाना है, ये हाईवेज बनाने हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना है, बहुत सारी चीज़ें उसने बताई है सर। ठीक है, तो वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर पॉलिसीज आपको दिखेगी। अब वेलफेयर स्टेट और वेलफेयर पॉलिसीज अगर आप पिछले क्लासेस को याद करोगे तो मैंने आपको कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर भी बताई थी कि कौटिल्य महाशय के द्वारा जो अर्थशास्त्र दी गई है उसमें बहुत क्लियर कट बोला गया है कि राजा को राज धर्म का फॉलो करना चाहिए
और राज धर्म का जो पालन करेंगे राजा, उसी के अंदर आपकी ये वेलफेयर मेजर्स भी आ जाएंगे कवर होके सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो एक ये हो गया। उसके बाद 7वां नंबर का एडिक्ट आ गया सर, ठीक है। यू विल फाइंड द रेकॉर्डिंग नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अशोक ने टॉलरेंस की बात की है। और अशोक क्या कहता है कि जितने भी धर्म है, जितने भी संप्रदाय है, उनके लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। क्या कहता है कि आप टॉलरेंट रहिए, सहनशील रहिए, सहिष्णु रहिए। आजकल भारत में आपने देखा होगा एक इशू चल रहा है, हैशटैग इनटॉलरेंस। आज मतलब कब से चल रहा है सर, ठीक है, कि भाई भारत में असहिष्णुता बहुत बढ़ गई है, लोग है ना इनटॉलरेंट बन गए। क्या सच्ची में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ सर, ठीक है। अशोक यहाँ बहुत इंटरेस्टिंगली बात बताता है संप्रदायों के लिए। और अशोक कहता है कि टू फॉस्टर्स वंस ओन सेक्ट, आप अपने खुद के संप्रदाय को फॉस्टर कर रहे हो। डेप्रिसिएटिंग द अदर्स आउट ऑफ अफेक्शन फॉर वंस ओन, आप अपने संप्रदाय का विकास करने के लिए दूसरे को नकारात्मक दिखा रहे हो। टू एक्सल्ट इट्स मेरिट, अपने संप्रदाय को इतना सकारात्मक बता रहे हो, इतनी पॉजिटिव बता रहे हो, और बाकी सबको खत्म करने के लिए मतलब बोगस बता रहे हो, नेगेटिव बता रहे हो। इज टू डू वर्स्ट हार्म टू वंस ओन सेक्ट, अगर आप अपने संप्रदाय के गुणगान गाते हुए दूसरे लोगों के संप्रदाय को आप नकारात्मक वे के अंदर दर्शाते हो, तो इससे सबसे बड़ा नुकसान आपको ही होगा। क्या कहता है अशोक कि वाइल पोर्ट्रेइंग योर ओन कम्युनिटी एंड रिलीजन एज नंबर 1 कम्युनिटी एंड रिलीजन इन द वर्ल्ड, एंड वाइल यू आर कर्सिंग अदर रिलीजन, you are saying bad things about other religion and communities, this shows that you have not truly understood the essence of your own religion, and hence you are doing damage to your own religion rather than cursing other religion. आप जब अपने इस ये 2020 की प्रीलिम्स के अंदर ये प्रश्न था, बाय द वे 2020 प्रीलिम्स के अंदर ये प्रश्न आया था, यही स्टेटमेंट पूछा गया था कि ये किसने बताया था, बाय द वे सर, ठीक है। इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आया था, समवट लाइक दिस, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था 19 में या 20 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर आया था। हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं करवा दूंगा सर, ठीक है। दिस वाज अ वेरी कैटेगरिकली आस्क्ड क्वेश्चन, ये प्रश्न बहुत ही क्लियर कट पूछा गया कि इंसान जब अपने संप्रदाय का या अपने धर्म को प्रति इतना वो हो जाता है, क्या कहते हैं कि लगाव हो जाता है, तो उसको नंबर 1 कहता है। अशोक कहता है कि आप अपने धर्म को, संप्रदाय को नंबर 1 कहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जब दूसरे धर्म की, दूसरे संप्रदायों की अपमान करोगे, व्हेन यू विल एक्चुअली शो नेगेटिव साइड ऑफ द अदर कम्युनिटीज एंड अदर रिलीजन एंड अदर सेक्ट, तो यू आर नॉट डैमेजिंग द अदर कम्युनिटी, यू आर एक्चुअली डूइंग डैमेज टू योर ओन रिलीजन। क्योंकि कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि आप बैर करिए, कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि आप झगड़ा करके आइए, वहां उसको जाके मार के आइए सर, ठीक है। एवरी रिलीजन और सेक्ट विल ऑलवेज टॉक अबाउट द पीसफुलनेस, दे विल टीच यू द सैक्रिफाइसेस। रिलीजन से हमको, संप्रदायों से क्या सीखने को मिला है? आप जितने भी संप्रदाय देखोगे उसमें एक चीज देखेगी, वो है सैक्रिफाइस। कंटिन्यूसली कटिंग अक्रॉस ऑल दी रिलीजन एंड एनी काइंड ऑफ रिलीजियस बॉडीज यू सी, उसमें एक चीज आपको दिखेगी, वो है सैक्रिफाइसेस। हर एक धर्म, हर एक संप्रदाय आपको बेसिकली एक चीज सिखाता है, बोले बलिदान देने की कोशिश करिए सर, है ना, त्याग दीजिए, त्याग दीजिए सर, है ना, चीजों को आप छोड़ दीजिए, सैक्रिफाइसेस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सबसे प्रोमिनेंट आपको अशोक के पीरियड के अंदर दिखेगा। अशोक यही बताता है कि यार आप क्या कर रहे हो, आप अपने ही संप्रदाय को खराब कर रहे हो। तो 7 नंबर का जो है वो अशोक के धम्म के लिए बहुत प्रोमिनेंट है, इसी में से ही धम्मा आया ना। एक्चुअली अशोका धम्मा केम फ्रॉम दिस एडिक्ट्स ओनली। मैंने उस दिन आपको परसों के क्लास में या कल के क्लास के अंदर अशोक के धम्म के बारे में बताया था, तो आप में से एक आध बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर बाद में डाला था कि सर ये धम्म कहाँ से निकला है एग्जैक्टली सर, है ना, और ये धम्म क्या बुद्धिज्म के ऊपर था। तो याद रखिएगा कि धम्म कंप्रोमाइज्ड ईच एंड एवरी रिलीजन, each and every sect and each and every community that were I would say existing at that period of time. अशोक का धम्म, अशोक की सैक्रिफाइसेस, अशोक के संप्रदाय जो भी थे सर, ठीक है ना, सॉरी, अशोक के धम्म के अंतर्गत जो भी संप्रदाय थे, जो भी धर्म थे, वो सब के एसेंस को इंक्लूड किया है। और एक चीज अशोक ने बताई है कि वो है टॉलरेंस रहिए सर, सहनशील रहिए, सहिष्णुता दर्शाइए। देयर आर मल्टीपल वेराइटी ऑफ पीपल। अशोक को ये चीज पता है कि उसके संप्रदाय, उसके अंदर में आने वाले जितने भी लोग हैं, उनके अंदर बहुत सारे संप्रदाय और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। और इसके लिए अशोक रॉक एडिक्ट नंबर 7 के अंदर क्या लिख रहा है, व्हाट इज अशोका राइटिंग इन द रॉक एडिक्ट नंबर 7 इज एक्चुअली पोर्ट्रेइंग कि भाई हम टॉलरेंस रहना चाहिए। इन द रॉक एडिक्ट नंबर 5 वो क्या बताता है, एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। आप देखिए, इसको कंपेयर करिएगा सर, ठीक है।
हिस्ट्री के अंदर जब आप रॉक एडिक्ट्स को कंपेयर करोगे तो यू विल गेट मल्टीपल नॉलेज। एक में कह रहा है कि एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड, यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेरे अंडर में आने वाले जो भी इंसान है सब मेरे संतान हैं, और फिर संतानों के बीच में लड़ाई ना हो इसके लिए कह रहा है कि सहनशील रहिएगा। 5 उंगली बराबर नहीं होती है, सबको पता है सर, ठीक है। एवरीवन नोस की पांचों की पांचों उंगलियां 19-20 हो जाती है। सो दैट डजंट मीन कि सबके बीच में लड़ाई करवानी है सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो अशोक ये चीज के ऊपर बहुत फोकस करेगा। अशोक विल एक्चुअली फोकसिंग ऑन दिस पॉइंट। और अशोक इसके लिए कहता है कि भाई संप्रदायों के बीच में लड़ाई ना हो, सहनशीलता हो। अगर आप अफेक्शन में अपनी संप्रदाय, अपनी जाति को या अपने समाज को बहुत ऊपर गिनते हो तो गिनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूसरों को खराब मत चितरना। जिस दिन से आपने अपने संप्रदायों को या अपने धर्म को नंबर 1 कहते हुए बाकी सबको पिछड़ा दे दिया, आपने कह दिया कि ये तो बैकवर्ड है, ये इनका कोई काम नहीं है, इनका कोई रेलेवेंट नहीं है, उस दिन आप अपने ही संप्रदाय का नुकसान करोगे। और यही सच्चाई है साहब। आपको पूछता है कि द रेलेवेंस ऑफ द अशोकन धम्मा एंड अशोकन एडिक्ट इन द प्रेजेंट डे, तो 7 नंबर को याद रखिएगा प्लीज रिमेंबर। 6 नंबर को याद नहीं रखोगे चलेगा, 6 में वेलफेयर की बात की गई। 7 नंबर पे टॉलरेंस है, ऐसे भी बीच का है ना सर, 14 है ना टोटल, तो 1 से 6 और 8 से 14 आपके मिल जाएंगे। 7 नंबर जो है बहुत प्रोमिनेंट है, और वो है आपका रिगार्डिंग द रॉक एडिक्ट ऑन द टॉलरेंस एस्पेक्ट, है ना। एंड ये इंटरेस्टिंगली ये क्वेश्चन आया था, दिस स्टेटमेंट वाज आस्क्ड आई गेस इन 2020 प्रीलिम्स ओनली, है ना। हम लोग, है ना, ऐसा हो तो कल मैं आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा, टुमारो आई विल सॉल्व द प्रीवियस क्वेश्चंस, आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये 7 नंबर के हो गए। 7 के बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर के ऊपर, वो है नंबर 8 सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब देखिए 8 से लेके टोटल 12 नंबर के जो एडिक्ट्स है उसमें वही घुमा फिरा के पुरानी और नई बातों को मिक्स किया गया है सर, ठीक है। अब अशोक के साथ कहानी क्या है सर, ठीक है। पहले 7 एडिक्ट तक आते आते अशोक बहुत आइडियलिज्म की बातें करेगा और आइडियलिस्टिक कंसेप्ट को ज़्यादा फॉलो करवाता है। उसके बाद ग्रेजुअली अशोक जो है वो बुद्धिज्म के ऊपर और रिसर्च करता है और स्टडी करता है, एंड अशोक विल इवेंचुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द बुद्धिस्ट वे ऑफ लाइफ। तो पहले अशोक उपासक हुआ करता था। उपासक समझ में आता है सर, ठीक है। सामान्य रूप से जब इंसान बौद्ध संघ के अंदर जुड़ता था तो उपासक के रूप में जुड़ता था, उपासक, है ना, उपासिका एंड उपासक। ये प्रश्न आया था 2019 की 20 की प्रीलिम्स में ही आया था, कीवर्ड के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था सर, ठीक है। उपासक, उपासक का मतलब है ले वर्शिपर। तो अशोक एक्चुअली ज्वाइंड बुद्धिज्म एज अ काइंड ऑफ उपासक। सामान्य इंसान, राजा था अल्टीमेटली, तो सामान्य इंसान तो हम नहीं कहेंगे, बट बुद्धिस्ट संघ के अंदर जब संघ में कोई भी जुड़ता है, जब बुद्धिज्म के अंदर आता है तो उसको उपासक के रूप में कंसीडर करते हैं। लेटर ऑन अशोक भिक्षु बन गया। भिक्षु का मतलब है भिक्षु बन गया, मतलब वो प्रॉपर संत की तरह अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेगा। अब बुद्धिज्म में ऐसी कहानी है कि जितने भी बुद्धिस्ट संत है या बुद्धिस्ट स्कॉलर्स है जो बुद्धिज्म वो मानते हैं सर, है ना, बौद्ध संप्रदाय को मानते हैं या बौद्ध के टीचिंग्स को मानते हैं, उनकी जीवन में एक इच्छा होती है कि जहाँ जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ है, जहाँ पे बुद्ध को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जहाँ पे बुद्ध ने अपने पहले स्पीच दी थी, फर्स्ट सरमन, है ना, उनका मृत्यु जहाँ हुआ था, वो प्लेसेस को एक बार विजिट करना। अशोक भी बुद्ध को अपना गुरु मानता था। अब बुद्ध और अशोक के बीच में तो 300 साल का फर्क मिल जाएगा, पकड़ के 200 साल। 273 बीसी में वो पावर के ऊपर है, 483 बीसी में तो बुद्ध का मृत्यु भी हो चुका था। 210 साल के बीच में ओवरऑल डिफरेंस आपको दिखता है। पर अशोक चाहता था कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, आई एम द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, एंड बीइंग द डिसाइपल ऑफ बुद्धा इट इज ऑलवेज माई ड्यूटी टू विजिट द प्लेस विच आर एसोसिएटेड विद बुद्धा। बुद्ध के जीवन के साथ जो भी जगह जुड़ी हुई है सर, ठीक है, उसमें बोध गया का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है सर। बोध गया वॉज द प्लेस जहाँ पे बुद्ध को एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई। अशोक के लिए इतना गर्व का दिन था, इट वॉज अ वेरी ह्यूज डे फॉर हिम, याद रखेगा, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर हिम। अशोक इतना गदगदित हो गया कि उसने रॉक इंस्क्रिप्शन पे लिखा, उसने इनफैक्ट एक 8वें नंबर के रॉक इंस्क्रिप्शन के अंदर पॉइंट बताया कि दिस इज माई फर्स्ट धम्म यात्रा, ये मेरी पहली धम्म को लेके यात्रा के लिए निकल रहा हूं मैं। राजा सन्यासी बन के जा रहा है, ऐसी कंडीशन आ गई थी सर। हाँ, महात्मा बुद्ध ने जो कमाल किया है, जहाँ अच्छे अच्छे लोग तलवार छोड़ के, मयान छोड़ के, आप देखोगे तो कलम उठा रहे हैं, विचार को बदल रहे हैं और लोगों के अंदर भी उनके विचारों को प्रोपोगेशन दे रहे हैं।
इतनी ग्लोरियस डे था अशोक के जीवन में, वो याद रखेगा, इट वाज सच अ ग्लोरियस डे इन द लाइफ ऑफ अशोक। अशोक यहाँ पे कहता है कि ये तो मेरी पहली धम्म यात्रा है, दिस इज माई फर्स्ट धम्म यात्रा। कहाँ गया पहली? तो ही कुड हैव गॉन टू लुम्बिनी, ही कुड हैव गॉन टू कुशीनगर। अशोक कहता है कि मैं वो जगह के ऊपर जाऊंगा जहां पे बुद्ध को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कौन सी जगह थी? बोध गया, क्योंकि दिस वॉज द प्लेस वेयर बुद्धा अचीव निर्वाण। आपको पता होगा कि सिद्धार्थ गौतम ने जब संसार छोड़ा और संसार छोड़ने के बाद एनलाइटनमेंट, प्रबोधन की तरफ जब आगे चले, तो ही वॉन्डर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एक अलारा कलम करके उनको एक टीचर मिलेंगे, और भी टीचर्स हमको मिल जाते हैं, उनको मिलते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें सीखे। ही लर्नड मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम हिम एंड अल्टीमेटली इट केम टू अ कंक्लूजन दैट अशोक कहाँ, बुद्ध गया के अंदर प्रबोधन, उनको एनलाइटनमेंट हुआ, निर्वाण हो गया बुद्धिज्म में। तो वो इतनी होली प्लेस थी जहां पे अशोक कहता है कि मैं जाऊंगा। उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट प्लेस थी, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन टू द लाइफ ऑफ अशोक, दैट अशोक एक्चुअली इंस्क्राइब्ड दिस इन द मेजर रॉक एडिक्ट। अब इसका सिंबॉलिक महत्व भी है, याद रखिएगा, इट हैज गॉट इट्स सिंबॉलिक जेस्चर एंड इट हैज गॉट अ वेरी डीपर मीनिंग एज वेल। जब एक राजा बोध का अनुयायी बन के जो वो जगह पे जाता है, तो इसकी बहुत सारी स्पिल ओवर इफेक्ट आती है। आपने देखा होगा अभी प्रधानमंत्री स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करने क्यों आए थे? वाई द प्राइम मिनिस्टर केम टू, आई वुड से, फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, लार्जेस्ट स्टैच्यू बना है इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड के भी टॉप मोस्ट स्टैच्यूज में से है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? जस्ट बिकॉज वल्लभ भाई पटेल बिलोंग्स टू गुजरात, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर सेंट अ डीपर मैसेज। प्राइम मिनिस्टर वांटेड टू कन्वे अ डीपर मैसेज टू द मासेस कि देखिए, द पर्सन हु आई एम विजिटिंग, जिनका स्टैच्यू हमने बनाया है, ही वॉज द वन हु यूनाइटेड इंडिया एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू विजिट दिस प्लेस एटलीस्ट वंस टू गेट द आइडिया। म्यूजियम बनाया पूरा बहुत बड़ा, आप आइए यहाँ केवड़िया जाओगे ना गुजरात में, यही चीज अशोक बनाने की कोशिश कर रहा है। जब वो गया ना, तो उसने मासेस को एक डायरेक्शन दिखाया, बोले तुम्हारे मोक्ष, तुम्हारी निर्वाण कहीं और नहीं है, पर चले जाओ गया के अंदर, जहां पे एक झाड़ दिखेगा, यू विल फाइंड अ बोधि ट्री, उसके नीचे बैठो, ऑटोमेटिक कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। सोसाइटी के अंदर फ्रिक्शन, सोसाइटी में टेंशन, सोसाइटी में वर्ण इश्यूज, सब एक झटके से सॉल्व किए जा रहे हैं। उसके पर्सनल जीवन में तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट था। आप मुझे बताइए, यू वॉन्ट टू राइट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, और आपको बोला गया है कि 14 पॉइंट्स में लिखना है। ये रॉक एडिक्ट टोटल 14 है ना, तो आप कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करोगे? आप ऐसी सैकड़ों जगहों में जाओगे, यू विल बी ट्रैवलिंग एज अ किंग। अशोक माइट हैव गॉन टू मल्टीपल प्लेसेस, मतलब कलिंग गया, सेंट्रल इंडिया गया, ऊपर गया, सब जगह। तक्षशिला में गया था, विद्रोह हुआ था तक्षशिला में, जब वो छोटा था ना, यंग था ना, प्रिंस के रूप में, जब बिंदुसार रूल कर रहे थे। अवंती का तो गवर्नर था उज्जैन में, तो विदिशा वाले रीजन में सांची का स्तूप बनवाता है, फिर हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। अशोक सैकड़ों जगहों में गया हुआ है, ही हैज गॉन टू मल्टीपल प्लेसेस, but he will highlight only one place in his rock edict, very important for us. That place was so much important for Ashok, where Ashok says कि नहीं यार, ये जगह मेरे दिल से बहुत ज़रूरी है, और मैं जा रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ मेरी प्रजा भी जाए, क्योंकि मेरी प्रजा तो मेरे संतान समक्ष है। My people are like my children. मेरे जो नागरिक है, नागरिक तो कहा नहीं ना उसने, सिटीजन्स भी नहीं कहा उसने, सब्जेक्ट कहा। मेरा विषय हो ना आप, तो राजा का अनुपालन करोगे कि नहीं करोगे? राजा जो चीज कर रहा है उसको फॉलो करोगे कि नहीं करोगे? समझ में आ रहा है आपको? ये चीज अशोक करवाता है। गजब है ना बंदा, गजब है सर, गजब है। रॉक एडिक्ट्स को नंबरिंग के रूप में याद मत रखिएगा, अब कभी नहीं भूलोगे कि 8वें नंबर पे क्या हुआ। 8वें नंबर पे महाशय यहाँ के सम्राट चक्रवर्ती चलते हैं बोध गया के अंदर,
धम्म यात्रा को लेके, अपनी पहली धम्म यात्रा, इतनी प्रोमिनेंट घटना है अशोक के जीवन में। 7 नंबर पे क्या है? टॉलरेंस। लिंकेजेस देखिए, 7 नंबर पे लोगों को बताया कि टॉलरेंस मेंटेन करना है, और वो टॉलरेंस मेंटेन कैसे करेगी, तो राजा ने एक उदाहरण सेट दिया। देखो, मैं जा रहा हूँ महात्मा के पास मत्था टेकने के लिए, वही झाड़ के पास जहाँ पे उनको कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वही बोध गया जहाँ पे लेटर ऑन फिर पीरियड में आप देखोगे फिर टेम्पल्स भी बनते हैं, बाद में बनते हैं, वो तो मॉडर्न पीरियड में बने, बट एक हिस्टोरिकल जर्नी क्रिएट की गई। आज की तारीख में लोग हज के लिए क्यों जाते हैं? वाई पीपल ट्रैवल टू हज? क्योंकि पैगंबर साहब जब मक्के से मदीने गए और मदीने से जब वापस आए फिर से मक्का के अंदर, तो इट वॉज अ वेरी ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट इनटू द होल लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद and also the Islam as a religion, and eventually it created the basis where people started following the same traditions. ये इस प्रकार के जितने भी धर्म यात्राज होती है, हज जो है इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ धर्म यात्रा ओनली। एंड प्रॉफेट साहब ने, पैगंबर साहब ने जब इसको शुरू किया, मतलब उनको जाना पड़ा था मजबूरी वश, बहुत लंबी कहानी, कभी बाद में बात करेंगे कि इस्लाम का कैसे ओरिजिन हुआ, बट उसके बाद द सेम थिंग वॉज यू विल सी फॉलोड बाय हिज डिसाइपल्स, उनके जो भी शिष्य थे उनके बताए पंथ के ऊपर जा रहे थे। द सेम थिंग हैपेंड ओवर हियर एज वेल। यहाँ पे भी आपको यही चीज देखने को मिल रही है। धम्म यात्रा बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। 7वें नंबर पे टॉलरेंस प्रीच करने से कभी टॉलरेंस आएगा नहीं। जब राजा खुद उसको एक्शन में लेके आएगा तब जाके लोगों को लगेगा कि ये बंदा सिंसियर है। आप देखो, प्राइम मिनिस्टर यूनिटी की बात करते थे, अब वहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चले गए तो बहुत फर्क पड़ गया है सर। आप देखिए टूरिज्म भी कितना हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? वो भी एक यात्रा है ना, यूनिफिकेशन की यात्रा है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे आपको। 7वें पे क्या है? टॉलरेंस प्रीच किया। 8वें पे धम्म यात्रा की, पहली धम्म यात्रा, इसके लिए उसको हाईलाइट किया। ऐसी तो सैकड़ों यात्राएं की थी अशोक ने, पर सबको हाईलाइट नहीं करता है। ठीक है, ये याद रहेगा आपको। 8 नंबर के ऊपर प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना। 8 के बाद 9, फिर से घुमा फिरा के पॉपुलर सेरेमनीज, फालतू के खर्चे मत किया करो, है ना। ऑस्टेरिटी बेस्ड जीवन जियो। स्ट्रेस इन सेरेमनी ऑफ धम्म। क्या कहा गया है कि अगर करना भी है तो धम्म का प्रचार करो और कुछ मत करो। करना भी है तो धम्म का प्रचार करो, फालतू के खर्चे बेकार के मत किया करो। रेलेवेंट है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सर। 10 नंबर के अंतर्गत लिखता है कि आप यहाँ पे जो फेम और ग्लोरी के लिए जो काम कर रहे हो ना, वो काम कोई काम का नहीं है। आपके अंदर जो तृष्णा है, आपके अंदर जो इच्छा है, जहां पे आप जो भी कार्य करते हो उसका रिजल्ट के आधारित करते हो सर, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि इसका परिणाम अच्छा आएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, लोग मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे, मेरा नाम होगा, अवार्ड मिलेगा, न्यूज़पेपर में आएगा, वीडियो में आएगा, टीवी में आएगा, और आपको लगेगा कि वाह 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 वाह। अशोक कहता है कि इसका कोई काम नहीं है सर। काम करना है तो ड्यूटी आधारित करिए। काम करना है तो क्या करिए? ड्यूटी आधारित करिए सर। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाट इज अशोक सेइंग? अशोक इज एक्चुअली highlighting the point that if you want to do a work, you do it for the popularity of Dhamma, not for your personal glory and fame. आज की सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है, लोग अपनी ड्यूटी को नहीं ध्यान में रखते हैं। उनको एक ही चीज चाहिए, रिजल्ट एट एनी कॉस्ट। और रिजल्ट क्या चाहिए जीवन में? क्या चाहिए सर? क्या चाहिए कि भाई एक अटेम्प्ट में, एक रात में सुबह उठे कलेक्टर बन जाए सर। हाँ, या सिविल सर्वेंट्स को देखोगे आज की तारीख में, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको लेके इनको टकोर दी। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत कैटेगरिकली कहा कि सिविल सर्वेंट्स जो है वो अपना टाइम फेम और ग्लोरी में बहुत बिता रहे हैं आजकल। वो सोशल मीडिया के ऊपर आपने देखा होगा वीडियो बनाएंगे, ट्विटर हैंडल्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी आपके सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, और फिर उसके थ्रू लोगों के साथ संवाद करने का काम करेंगे। कोई चीज़ का उद्घाटन कर रहे हैं या और कुछ काम कर रहे हैं तो अपने आप को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे सर, ठीक है। तो फेम और ग्लोरी के लिए काम कर रहे हो आप अपने खुद के लिए नहीं कर रहे हो।
मतलब आप डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं कर रहे हो काम, प्रजा के लिए नहीं कर रहे हो, और प्रजा के लिए काम नहीं करो तो वो काम बेकार हो गया, क्योंकि आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो। अब रिजल्ट ओरिएंटेड रहोगे तो अल्टीमेटली ये नुकसान है सर। ये चीज अशोक ने पब्लिक को भी बताई और ये चीज अपने ऑफिशियल्स को भी बता रहा है। इसका रेलेवेंस देखिए 10 नंबर के एडिक का, कि एनी पर्सन हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर द फेम एंड डिजायर, उसको जो फेम एंड ग्लोरी मतलब शानदार जबरदस्त जिंदा, उसका कार्य गलत है। उसको अगर काम करना है तो धम्म के आधारित करना चाहिए। और धम्म के अंतर्गत क्या बताया कि उसको वेलफेयर का ध्यान रखना चाहिए। ऑफिशियल्स के लिए बहुत मैटर करता था, दिस वॉज वेरी मच मैटर फॉर द ऑफिशियल्स, क्योंकि मौर्यन स्टेट के अंतर्गत हमको पता चलता है कि देयर वर मल्टीपल लेयर्स ऑफ ऑफिशियल्स जिनको ये सब कार्य के लिए ध्यान देखना पड़ता था। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि अशोक ने यहाँ बहुत कैटेगरिकली 10 नंबर के अंदर इसको हाईलाइट किया सर, ठीक है। सो पर्सन शुड ऑलवेज बी ड्यूटी ओरिएंटेड, और ड्यूटी का मतलब ही होता है धर्म, है ना, समझे कि नहीं समझे। राजा को राज धर्म फॉलो करना है, राज धर्म फॉलो करना है मतलब राजा को हवन करने नहीं बैठना है, कर्मकांड करने नहीं बैठना है। धर्म का मतलब ही ये था कि वो अपनी फर्जों को पालन करे, उसका कर्तव्य का पालन करे। समाज में दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है देयर इज अ क्लास ऑफ पीपल जो हमेशा परिणाम की चिंता करता है, दे विल ऑलवेज बी फोकसिंग ऑन द रिजल्ट। अच्छा ये काम करेंगे तो इसमें हमको न्यूज़पेपर में बाइट मिल जाएगी, खास करके ब्यूरोक्रेसी में भी आप देखोगे। अच्छा वो काम करेंगे तो टीवी पे आएंगे, है ना, वो करते हैं। उसको कहता है कि वो कोई काम का ही नहीं है। काम करना है तो अपनी फर्जों को फॉलो करिए। वो फर्ज आपकी कर्तव्य कभी कभी ऐसा होगा, दिस माइट नॉट बी लाइक बाय द पीपल बट अल्टीमेटली इट इज नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप कभी कभी कुछ काम ऐसा भी करोगे, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो पब्लिक है वो ना स्वीकारे आपको, बट दैट इज ऑल राइट। यू आर डूइंग योर ड्यूटी इन अ वेरी राइटियस वे, दैट इज नीडेड। समझे कि नहीं समझे। ये मैसेज अशोक का बहुत रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये मैसेज को आप समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मैसेज। ये मैसेज के द्वारा अशोक ये कन्वे कराने की कोशिश कर रहा है कि इंसान को परिणाम निरपेक्षवादी बन जाना चाहिए, ना कि परिणाम सापेक्षवादी। सोसाइटी में इश्यूज, टेंशंस और फ्रिक्शंस इसके लिए उभरते आते हैं क्योंकि हमेशा व्यक्ति को रिजल्ट की चिंता होती है। वो अपनी शॉर्ट टर्म वही है कि इंप्लीकेशन को देखता रहता है। आप भी यहां पे क्यों आए हो, वाई यू आर हियर, बिकॉज यू आर कंसर्न अबाउट योर रिजल्ट। मैं यहां पे क्यों खड़ा हूं, बिकॉज आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट द रिजल्ट, आई एम मोर कंसर्न अबाउट माई ड्यूटी, एंड माई ड्यूटी इज टू टीच। एंड वाइल टीचिंग, काफी बच्चे कहते हैं कि सर आपकी टीचिंग के अंदर हमको मोनोटोनी लगती है, एंटरटेनमेंट नहीं आता। मतलब मैं थोड़ी एंटरटेनमेंट देने आया हूं यहाँ पे, आई एम नॉट हियर टू गिव यू एंटरटेनमेंट। एंड जो टीचर आपको एंटरटेनमेंट दे रहा है शायद उसको फेम और ग्लोरी मिलेगी, पर अल्टीमेटली आप देखेगा कि वो अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहा है। ही इज एक्चुअली चीटिंग विथ यू, ही इज एक्चुअली चीटिंग विथ यू एंड योर करियर सर, है ना। ऑनलाइन एजुकेशन में एक बहुत बड़ा इशू आपको देखने को मिलेगा, और वो इशू यही देखने को मिलेगा कि बच्चों को कभी कभी एंटरटेनमेंट बहुत चाहिए होता है। तो एज ए स्टूडेंट जब आप अपने आप को कहते हो कि मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट सिग्निफाइज, कि यू आर एक्चुअली प्रेशराइजिंग योर टीचर। जो एंटरटेनमेंट के थ्रू टीचर भी पॉपुलर हो जाएगा, बट वो अपनी ड्यूटी को भूल जाएगा, और ड्यूटी को भूलेगा तो अल्टीमेटली नुकसान आपका ही है। अल्टीमेटली दिस विल बी एट योर लॉस, यू विल बी एट द लॉस। तो इसको हमेशा याद रखिएगा अशोक के साथ। कौन से नंबर में, 10 नंबर के रॉक इंस्क्रिप्शन के अंदर, इन द 10th नंबर ऑफ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक वी फाइंड अशोक कंडेम्स द डिजायर फॉर फेम एंड ग्लोरी। कहता है कि राइटियस बनिए, धर्म का पालन करिए, अपनी ड्यूटी को फॉलो करिए, अपने एक्शंस को प्योर रखिए, माइंड आपका फोकस होना चाहिए, ऑटोमेटिकली वेलफेयर ऑफ पीपल होगा, एंड पीपल विल लाइक यू एंड अप्रिशिएट यू। फोटो खिंचाने से, कहीं पे होर्डिंग लगाने से आपको अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। समझे कि नहीं समझे। जब डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होगी और पूरा जिला रास्ते के ऊपर उतर जाएगा ना कि यार नहीं ये डीएम हमको यहाँ पे चाहिए या एसपी साहब हमको डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तब पता चलेगा कि आपने अपनी ड्यूटी को फॉलो किया। क्योंकि आप ड्यूटी को फॉलो करते थे तो जो रियल सोसाइटी के लोग हैं उनको पता चल गया था सर कि ये बंदा काम का है, इसको जाने नहीं देना चाहिए। खैर अलग बात है, वो भी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। 11 नंबर के अंदर अशोक ने अपने धम्म को इलॉबरेट किया है, वही आपकी कहानी है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 11वें नंबर में आपको वही है। तो जनरली आप देखोगे ना, नंबर 8 से लेके नंबर 11 तक
उसमें कुछ नई बात नहीं है, उसमें खाली एक ही है कि ड्यूटी को फॉलो करने की बात की गई है सर, ठीक है। 11 में उसने धम्म को इलोबरेट किया, जो मैं आपको बता रहा था वही धम्म है सर, ठीक है। आखिर में 12वां नंबर के अंदर, 12th नंबर के अंदर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। जहां पे यहाँ पे वो हाईलाइट करता है कि भाई जितने भी लोग हैं वो फिर से टॉलरेंट रहिए। अब क्या 7 नंबर पे हमने देखा कि नहीं देखा? 12वें नंबर के रॉक एडिक्ट में और 7वें नंबर के रॉक एडिक्ट में बीच में अंतर क्या है? 7 नंबर के ऊपर भी उसने टॉलरेंस की बात की। उसने कहा कि जो व्यक्ति अपने संप्रदाय को महान संप्रदाय गिनता है और बाकी सारे संप्रदाय को धूल मट्टी धूल समझता है, तो वो अपने संप्रदाय का नुकसान कर रहा है। क्योंकि व्हेन यू कर्स एंड व्हेन यू डिसग्रेस अदर कम्युनिटीज एंड अदर सेक्ट, यू आर एक्चुअली डूइंग हार्म टू योर ओन कम्युनिटी सर, है ना। तो वो बताया 12वें नंबर पे ये लिखा है। ये 12वें नंबर का इंस्क्रिप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कांधार इंस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दिखेगा। मैंने आपको बताया कांधार इंस्क्रिप्शन, याद आया कि नहीं है सर? ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे ना कि कांधार इंस्क्रिप्शन कैसा है, बाइलिंगुअल है, याद आया। और ये बाइलिंगुअल में भी उसने टॉलरेंस की बात की। अब अशोक यहाँ पे क्यों टॉलरेंस की बात कर रहा है? व्हाई अशोक इज सेइंग टॉलरेंस टू दिस पीपल? क्योंकि कांधार में ग्रीक भाषा बोलने वाले लोग थे, अरमैइक भाषा बोलने वाले लोग थे, ग्रीक वाले बोलने वाले लोग थे, वो ग्रीस से आए थे। अरमाइक भाषा बोलने वाले लोग थे, ईरानी लोग थे। उनके बीच में हो सकता था कि उस टाइम के अंदर इशू क्रिएट हुआ होगा, उनके बीच में हो सकता था कि ये लोग झगड़े करे होंगे। तो अशोक को लग रहा था कि भाई साहब ये तो लोचा हो जाएगा, इट्स बेटर कि इनको शांत करवा दे। कैसे करवाए? रॉक एडिक्ट्स के थ्रू मैसेज कन्वे करा दिया कि भाई शांत बैठिए सर, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको अशोक के एडिक्ट्स के अंदर दिखेगी। याद रखिएगा 12th नंबर पे भी उसने टॉलरेंस की बात की है। एंड दिस टॉलरेंट बेस रॉक एडिक्ट इज गिवन इन द ग्रीक एंड द कांधार एडिक्ट एज वेल सर, ठीक है। अशोक के अंदर हमको मिल जाता है सर, ठीक है। 12 हो गए, आखिर के 2 है, 13 नंबर के और 14 नंबर के। उसमें रॉक एडिक्ट नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर याद रखिएगा, है ना। तो 13 पे क्या है? 13 पे खतरा, ऐसा कुछ याद रखते थे ना बचपन में, क्रिकेट विकेट खेलते थे तब से, ठीक है। नंबर 13 का इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि इट इज द लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन, सबसे लंबा चौड़ा किसी ने लिखा है। 13वें नंबर के पॉइंट के अंदर आपको दिख जाएगा सर, ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस इसके लिए है क्योंकि अशोक की विक्ट्री ओवर कलिंग का के ऊपर इसको फोकस किया गया। कलिंग के ऊपर मैंने आपको बताया था कि वाई अशोका वांटेड टू कंट्रोल कलिंग, क्योंकि कलिंग वाज द एंट्री गेट टू साउथ इंडिया। बिसाइड्स दैट अशोक ऑल्सो न्यू कि इसके थ्रू वो काफ़ी सारे रिसोर्सेज को कैप्चर कर सकता है। और यही लड़ाई थी जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ऐसा हिस्टोरियंस कहते हैं। खैर इसमें 2 मत है। एक मत कहता है कि कलिंग वॉर के पहले ही अशोक ने शायद कन्वर्ट कर दिया था, बट वो कंफर्म नहीं है। खैर जो भी है उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे। कहानी यहाँ पे दिखेगी 13वें नंबर के इंस्क्रिप्शन पे, सबसे लार्जेस्ट इंस्क्रिप्शन के रूप में बोला गया है। और इसमें अशोक ने अपनी विक्ट्री और कलिंग को हाईलाइट किया गया। इसमें अशोक ने बताया कि कितने लोग मारे गए, और मैंने आपको बताया कितने लोग मारे गए थे, 1.5 लाख, अराउंड 1.5 लाख पीपल गॉट किल्ड। ये मोटा मोटा आंकड़ा है, इसका तो एक्चुअली नंबरिंग करने जाओगे तो शायद इससे बड़ा भी हो सकता है सर, ठीक है। और इसके बाद अशोक बताता है कि भाई मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया सर, एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी सर। सो द किंग कंसिडर्ड द विक्ट्री बाय धम्मा टू बी द फॉरमोस्ट विक्ट्री। इसके बाद वो कहता है कि मैं ये जो चंद अशोक की पॉलिसी है, बेरी घोष की पॉलिसी, उसको छोड़ देता हूं, अब धम्म विक्ट्री के ऊपर जाऊंगा, मतलब धम्म आधारित अपने प्रचार करूंगा। वो वहां तक बताता है कि आई हैव गॉट द विक्ट्री ऑफ धम्म इन साउथ इंडिया, मैंने दक्षिण भारत के अंदर भी धम्म का प्रचार किया है। अब ये इंटरेस्टिंगली बहुत आपको दिखेगा। आप 2 नंबर का इंस्क्रिप्शन याद करिए, प्लीज रिमेंबर द रॉक इंस्क्रिप्शन नंबर 2, where he will be writing the name of the Cholas, Pandyas and the Satyaputra and the Chera kingdoms, मतलब साउथ के किंगडम मैंने आपको बताया ना सर। इन द रॉक इंस्क्रिप्शन नंबर 2 अशोक हाईलाइट द नेम ऑफ दिस किंगडम। 2 नंबर के ऊपर क्या कहता है कि भाई यहाँ ये साउथ के 3-4 डायनेस्टीज थी, उसके बारे में उसने लिखा, फॉरेनर्स के बारे में भी लिखा। इन द रॉक इंस्क्रिप्शन नंबर 13 ही इज एक्चुअली हाईलाइटिंग द रीजन ऑफ उड़ीसा एंड ही इज सेइंग कि ये रीजन के अंदर भी मैंने अपने धम्म का प्रचार कर दिया। आई हैव गॉट अ धम्मा विक्ट्री। धम्मा विक्ट्री का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे अपने जो एम्बेसडर्स भेजे थे, मैंने यहाँ पे जो राजदूत भेजे थे, मेरे द्वारा भेजे गए धम्म महामंताज ने अपना कार्य कर दिया है। अब धम्म महामंताज को हमने कब पढ़ा था?
आप याद करोगे तो मैंने आपको बताया था 5वें नंबर के इंस्क्रिप्शन पे अशोक ने धम्म महामंतास को कहा है कि आप जाओ और मेरा धम्म का प्रचार करो। अशोक एक्चुअली सेड टू द धम्म महामंतास कि यू गो एंड पॉपुलराइज माई आइडिया ऑफ धम्मा। एंड अशोक न्यू दैट, अशोक को ये चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ गई बेटा। अशोक को बहुत क्लियर कट आइडिया मिल गया कि ये जब तक जाएंगे नहीं तब तक मेरा विचार पॉपुलर नहीं होगा। 2 नंबर पे सेकंड नंबर का रॉक एडिक्ट के ऊपर खाली इतना ही बताता है कि इनकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस हुआ करती थी, ये तमिल किंगडम्स हुआ करते थे, इनका संगम पीरियड है। हम लोग पढ़ेंगे कल के क्लास के अंदर। कल तो हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। आज कराने का इंटेंशन था प्रीवियस के क्वेश्चन पर, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने आया, तो आई फील दैट दिस विल बी मोर देन इनफ सर, ठीक है ना। सो कल करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन। सो वापिस आ जाते हैं, मैं क्या बता रहा था आपको, ये धम्म विक्ट्री के बारे में बता रहा था। तो अशोक 13 नंबर के इंस्क्रिप्शन में इनका नाम फिर से मेंशन करता है और कहता है कि मेरे यहाँ धम्म विजय हुआ। धम्म विजय का मतलब क्या है भाई? धम्म विजय का मतलब ही ये है कि अशोक यहाँ पे ये कन्वे करा रहा है, इन लोगों को कन्वे करा रहा है कि मेरा विचार यहाँ पॉपुलर हुआ है। अशोक ने पाटलिपुत्र से बहुत सारे एम्बेसडर्स को भेजा था, बोले जाओ, यहाँ के श्रीलंका तक भी भेज दिया था। श्रीलंका के अंदर उसने अपने संतान को भेजा था, संघमित्रा और महिंद्रा। तो जाओ बेटा बेटी, थोड़ा पापा का नाम रोशन करके आओ सर। और उनके बेसिस के ऊपर अशोक की मैसेज जो है वो आगे लेगेसी के रूप में कंटिन्यू कराए। गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हाट डू वी सी ओवर हियर? इन मल्टीपल एडिक्ट्स ऑफ अशोका वी फाइंड मल्टीपल मैसेजेस। मैसेजेस आर गिवन इन द बुक्स, ये किताब में दिया गया है। प्रॉब्लम ये है कि वाई दिस इंस्क्रिप्शन वॉज इशूड, ये नहीं दिया गया है। समझे कि नहीं समझे? ये भी रेफरेंस बुक में दिया है, दिस इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी। सो इवन द मैसेज क्या है एडिक्ट के अंदर वो भी नहीं दिया गया है। व्हाट इज द टाइप ऑफ मैसेज, व्हाट इज द फीचर ऑफ मैसेज, और दूसरा आता है कि वाई द मैसेज वॉज कन्वेड, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो जान लोगे ना तो नंबरिंग भी इजी रहेगी। फिर नंबरिंग में क्या रिवीजन ही करना रहेगा आपको फिर नंबरिंग करनी होगी तो फटाफट कर दोगे सर। मैं अभी समराइज करवा दूंगा, चिंता मत करिए सर, ठीक है। तो नंबरिंग में इट वोंट मेक मच ऑफ आई वुड से ह्यूज इम्पैक्ट आपको सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये 7 नंबर के ऊपर मैंने आपको बता दिया टॉलरेंट की, 12 नंबर टॉलरेंस की बात करता है, 13 नंबर सबसे लार्जेस्ट है सर, है ना। ये बताता है कि साउथ इंडिया के ऊपर मेरा धम्म का प्रचार हो गया है। इन द चोला किंगडम, इन द पंड्या किंगडम, एज फार एज सिलोन। सिलोन का मतलब क्या है? श्रीलंका। किसको भेजा था धम्म विजय के रूप में? याद करिए सर, धम्म विजय के रूप में उसने भेजा था संघमित्रा को। संघमित्रा कौन थी? उसकी डॉटर हुआ करती थी। दूसरे कौन थे? महिंद्रा। आप देखिए महिंद्रा एंड संघमित्रा, ये दोनों के दोनों नाम आज के श्रीलंका के कल्चर में भी चलते हैं। पूरा श्रीलंका बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया ऑलमोस्ट। सिन्हाली स्पीकिंग लोग आपको दिखेंगे, पता है ना आपको। श्रीलंका में बुद्धिज्म इज अ स्टेट रिलीजन काइंड ऑफ। और ये स्टेट रिलीजन कैसे उभर के आया समझे कि नहीं समझे, है ना। श्रीलंका के अंदर स्टेट रिलीजन कैसे उभर के आया? अशोक ने यहाँ पे धम्म विजय किया था। क्या किया था? ही हैड अ विक्ट्री ऑफ धम्मा। धम्म विजय करना, लोगों को अपने फेवर में लाना बाय सेंडिंग कल्चरल एम्बेसडर्स। सॉफ्ट पावर कहते हैं इसको, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के अंदर। नाम सुना है सॉफ्ट पावर का? सुना है कि नहीं सुना? हिस्ट्री में आपने देखा होगा सॉफ्ट पावर। आजकल योगा के थ्रू, ये हिंदी सिनेमा के थ्रू, अलग अलग बेसिस के ऊपर से इंडिया की जो गवर्नमेंट है या पब्लिक जो है अपने काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करती है सर, ठीक है। तो अशोक के यहाँ पे भी हमको ये चीज़ दिखेगी। इन द अशोकास वी फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये एडिक्ट की खासियत ये है कि ये ग्रीक में लिखा गया है। एक आंदार ग्रीक एडिक्ट है ना सर, उसके साथ आपको लिख जाएगा सर। गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो ये 13 नंबर के अंदर याद रखिएगा। इसमें अशोक का एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखता है सर, ठीक है। वो ये है कि उसके ग्रीक और अदर जो फॉरेन किंग्स हुआ करते थे ना, उनको भी उसने कन्वर्ट किया था। ही हैड धम्म विजय ओवर देम। मतलब एंटीओक्स था, फिर इजिप्ट के राजा हुआ करते थे, सीरिया के राजा हुआ करते थे, उनके ऊपर अशोक ने अपनी कल्चरल पॉलिसी को लागू करवाया था। ऐसा ये 13 नंबर के ऊपर लिखा है। तो 13 नंबर रॉक एडिक्ट का कंसेप्ट ये है कि इट टॉक्स अबाउट मेनली धम्म विजय ओवर डिफरेंट किंगडम्स।
एंड दिस थिंग शोज द सॉफ्ट पावर एस्पेक्ट ऑफ अशोका। समझ में आ रहा है आपको? ये क्या दर्शा रहा है? ये अशोक के सॉफ्ट पावर को दर्शा रहा है, याद रखेगा सर। अशोक इज एक्चुअली ट्राइंग टू हाईलाइट दिस थिंग इन द रॉक नेरेटिव। और ये कांधार तक लिखा है, इसको स्पेसिफिकली कांधार एडिक के अंदर डाला गया। बोले डालो इसको कांधार में, क्यों? क्योंकि कांधार में डालेंगे उसको सर तो यहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि देखिए ये अशोक का राज्य हो गया है। आपको ये प्रश्न पूछा है सर, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि कुड द रूलर्स हैव एंग्रेव्ड इंस्क्रिप्शन इन एरियाज दैट वर नॉट इंक्लूडेड विद इन देयर एम्पायर। क्या राजाओं के द्वारा जो इंस्क्रिप्शन एंग्रेवमेंट हुआ है, इंस्क्रिप्शंस डाले गए हैं, अपने साम्राज्य के बाहर भी कोई डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। दिस एरियाज वर एक्चुअली आई कैन से conquered by Ashok in the form of Dhamma Vijay. And Ashok had actually Dhamma Vijay in this area, and this is one of the reasons he highlighted this inscriptions, and within this inscription he mentioned the name. ये प्रियदर्शी हूँ, आप मेरे संतान हो, यू आर लाइक माई चिल्ड्रन, आई एम अ फादर फिगर टू ऑल ऑफ यू। समझे कि नहीं समझे? गजब राजा है ना सर, स्मार्ट राजा है, वेरी स्मार्ट किंग। अच्छा, एक कंपेरेटिव पॉलिसीज देखेगा अशोक और अकबर की। अशोक को काफ़ी हिस्टोरियंस कहते हैं नेशनल किंग था। नेशनल मतलब क्योंकि उसका एम्पायर देखोगे तो आज के भारत के नक्शे से भी बाहर था, क्योंकि कल्चरल इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया तक जा रहा है, यहाँ श्रीलंका तक जा रहा है। सिलोन है ना आपका, श्रीलंका केडिंगा पॉइंट है ना। ये साउथ इंडिया में धम्म विजय कर दिया। 13 नंबर के इंस्क्रिप्शन में कह रहा है कि ये तो हो गया। 2 नंबर में उनका नाम बता रहा है। इन द रॉक एडिक्ट नंबर 2 ही टैक्स अबाउट ओनली द नेम ऑफ द किंग्स। इन द रॉक एडिक्ट नंबर 3 ही सेज कि इनको निपटा दिया मैंने। कैसे निपटाया? धम्म के थ्रू निपटाया। गजब राजा है। कनेक्टिविटी मेंटेन करिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ कनेक्टिविटी इन हिस्ट्री। All these inscriptions that you see, number 1 to number 14, I have seen students mugging up the inscriptions. मुझे तो पता ही नहीं चलता इसमें मग करने मतलब रट्टा मारने की, क्रैमिंग करने की आवश्यकता क्या है। नंबरिंग थोड़ा बहुत 19-20 होता है, पर नंबरिंग की भी थीम याद रखोगे ना। अब सब नंबर्स के ऊपर याद नहीं आते क्वेश्चन। क्वेश्चन 1-2 दफ़ा पूछा गया है। टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं सर। बट इनकी नंबरिंग का बेसिस अगर आप बना के याद रखोगे तो इट विल बी वेरी मच प्रॉब्लमेटिक फॉर यू सर, है ना। आई डोंट सी एनी मेरिट इन द नंबरिंग पोर्शंस। सो प्लीज़ बी श्योर कि आप नंबरिंग करो तो उसके कंसेप्ट के साथ जोड़िए सर, ठीक है। और आखिर में 14th नंबर का एडिक्ट है। यू विल फाइंड द रॉक एडिक्ट नंबर 14 वेयर अशोक टॉक्स अबाउट द इंस्क्रिप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे उसने लोकेशन बता दी। पूरी कहानी खत्म हुई ना कि भाई देखिए इन सब जगहों के ऊपर मैंने इंस्क्रिप्शन से डाले हैं, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। पर सब जगह पे प्रियदर्शी लिखा। एवरीवेयर ही रोड द नेम प्रियदर्शी देवम प्रियाशी। और फिर ये जेम्स प्रिंसेप को मदद लेनी पड़ी कि भाई ये कौन है भाई प्रियदर्शी, हु इज दिस प्रियदर्शी। फिर पता चला कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है ना। अल्टीमेटली दे केम टू नो कि भाई ये जो प्रियदर्शी प्रियदर्शी कर रहा है ये तो अशोक ही है, क्योंकि उनके जो कंटेम्प्रेरी सोर्सेज थे और मैच किए गए, मेगास्थनीज की हिस्ट्री को मैच किया गया, और भी और सारे सोर्सेज और कहानी मिली, उनके बेसिस के ऊपर कंफर्मेशन आ गया कि भाई ये प्रियदर्शी कोई और नहीं अशोक ही अपना सर, उसी के द्वारा ये सब चीज़ें लिखी गई है। और फिर चीज़ें स्टेबल हो गई सर। गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आया आपको? तो 13 और 14 14 टोटल 14 रॉक एडिक्ट है। ये 14 के रॉक एडिक्ट की कहानी आपको पता होनी चाहिए, और इनके बेसिस के ऊपर से ही अशोक का धम्म प्रोपोगेट हुआ। तो क्या आपको ये समझा या आपको ये मैं बोल सकता हूँ और आपको ये मैं जता सकता हूँ कि अगर अशोक के एडिक्ट्स अशोक ने इश्यू ना किए होते तो अशोक का धम्म कमज़ोर होता? क्या हम लोग इतना मान सकते हैं कि अशोकन एडिक्ट्स वर द बेसिस फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ धम्मा, द क्रिएशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, एंड ऑल्सो आई वुड से स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरी कहानी थी अशोक के एडिक्ट्स की, और अशोक के धम्म को किस तरह से रॉक एडिक्ट्स के द्वारा प्रोपोगेट किया उसकी सर। आज टारगेट तो ये था कि मैं आपको उसके पिलर एडिक्ट्स को भी पढ़ा दूँ। पिलर एडिक्ट्स के अंतर्गत इसमें है ना ये जो पिलर ये वाला सर, ठीक है। और फिर इनका डिक्लाइन भी देखे और प्रीवियस के क्वेश्चन भी देखे। बट आई फील दैट कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चर्चा किया है। वी हैव डिस्कस 1.5 आवर फॉर द सेम, है ना। खाली रॉक एडिक्ट्स को डिस्कस किया है सर। बुक्स में, रेफरेंस बुक में जाओगे तो ये लाइन दिख जाएगी आपको सर। ये लाइन का इंपॉर्टेंस नहीं है, लाइन के पीछे की कहानी का इंपॉर्टेंस।
वर्बेटिमली टेबल भी मिल जाएगा, रॉकेटिक नंबर में ये लिखा है, 2 में ये लिखा है, 3 में ये लिखा है। बच्चे रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा कभी मारते ही नहीं है। उसकी थीम देख लोगे ना पूरी, उसका अशोक की हिस्ट्री पढ़ लोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि उसको लिखने के पीछे का इंटेंशन क्या था, वो क्यों ये करना चाहता था, और उसके पीछे की पूरी जो सेटअप है वो कहाँ से कहाँ चलती है सर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। मूलतः से अशोकन एडिक्स को हमने कवर किया है। कल एक पॉइंट बाकी रहेगा, वो है पिलर इंस्क्रिप्शंस। दिख रहा है आपको, स्तंभ अभिलेख। अशोक के द्वारा बहुत सारे पिलर्स इश्यू किए गए। ये पिलर्स आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो जहाँ पे उसका डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल था, पाटलिपुत्र से लेके थोड़ा नॉर्थ इंडिया, और यहाँ सांची में वो गवर्नर था विदिशा के अंदर, पहले अवंती वाला रीजन में। तो इन सब जगहों के ऊपर अशोक ने पिलर एडिक्स बनाए, पिलर इंस्क्रिप्शन। तो अशोकन पिलर्स की जो कहानी है उसको मैं कल कराऊंगा, टुमारो आई डिस्कस दैट पॉइंट। और इनके इंस्क्रिप्शन पे भी हमको बहुत सारे मैसेज दिखेंगे। उसमें धम्म तो कॉमन दिखेगा, अशोका धम्म वाज कॉमन इन ऑल द पिलर्स, बट अदर देन दिस द अशोकन पिलर्स वर नोन फॉर द आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर एंड द स्कल्पचर। जैसे आप देखोगे तो आपको ये चैप्टर की शुरुआत में ही वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं अपना अशोक स्तंभ, हाँ ये रहा सर। ठीक है, सो यू विल फाइंड ये जो है ये सारनाथ के और सांची में दो जगह के ऊपर आपको दिखेगा। यू विल फाइंड सारनाथ एंड सांची, जहाँ पे 4 लायन के कैपिटल को इंक्लूड किया गया, और इसके नीचे पूरा मैसेज भी डाला गया था। ये पिलर का एक पार्ट है सर, एक्चुअली इसके नीचे पूरा शाफ्ट आता है। ये तो एबेकस है, फिर कैपिटल आता है ऊपर सर। ठीक है, बट यू विल फाइंड होल शाफ्ट बियॉन्ड दैट। तो ये सारनाथ सांची, इन दोनों की जगह के ऊपर आपको 4 लाइन दिखे। उसमें सांची जो है, सॉरी सारनाथ जो है, उसको हमने एम्बलम के रूप में लिया। आज की तारीख में एम्बलम बनाया ना, नेशनल एम्बलम, यू माइट बी अवेयर अबाउट दैट, है ना। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है पूरा इश्यू और टॉपिक सर, गेटिंग माय पॉइंट। तो खैर ये पिलर इंस्क्रिप्शन का महत्व क्या है और अशोक का एडिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। एडिक्स में 3 जगह ऐसी है जहां पे अशोक ने अपना पर्सनल नाम लिखा है। देयर आर 3 प्लेसेस वेयर अशोक हैज रिटन द पर्सनल नेम, अशोका खुद। बाकी सब जगह के ऊपर उसने प्रियदर्शी 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 की कहानी निकाली है सर। ठीक है, अब इसमें बाकी क्या रहा है मॉरियस में, तो 2 या 3 पॉइंट आपके बाकी रह गए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब मॉरियस का हिस्ट्री खत्म होगा। सो इंस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दिए हैं। टुमारो विल डू द पिलर इंस्क्रिप्शंस, कल ही हम लोग पिलर इंस्क्रिप्शंस देखेंगे। इसके साथ साथ मैं कल आपको इनके डिक्लाइन और प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाऊंगा सर। ठीक है, सो टुमारो ओनली विल बी सीइंग द डिक्लाइन ऑफ द मॉरियस एंड द प्रीवियस क्वेश्चन रिगार्डिंग द मॉरियस सर। ठीक है ना, आज इतना रखते हैं क्योंकि आई फील दैट ऑलमोस्ट 90 मिनट्स के आसपास, और मैंने काफ़ी सारी एनालिटिकल डिस्कशन आज के क्लास में की है, where I have actually discussed with you regarding the development of the Mauryan Empire, and I have also talked to you about the significance of the edicts and the edicts के अंदर क्या डेवलपमेंट हुआ। खैर चल ठीक है ना, तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको फिर से वेलकम करता हूँ कि आप हमारे कोर्सेज के अंदर जुड़ना चाहते हो, you are most welcome to join the optional batch that I have started from 14th of July. अभी 1-2 दिन हुआ है। You might be aware about the Unacademy subscription. You can see the recorded classes. आप कभी भी देख सकते हो unlimited times. एंड लाइव क्लासेस मेरे डेली 8 to 10 AM होते हैं, सुबह 8 से 10 बजे सर। ठीक है, सुबह का अर्ली मॉर्निंग का ऑप्शनल्स की शुरुआत करते हैं। पेपर 1 अभी है, पेपर 2 विल बी लॉन्च वेरी सून, और 1 खत्म होते ही हम लोग 2 की शुरुआत करेंगे। टोटल 67 सेशंस आई एम डूइंग सर, है ना। इसमें टोटल हमने 67 सेशन किए हैं और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको इसका अंदर आपको कवरेज मिलेगा सर। ठीक है, तो यू विल गेट अ वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इनटू दिस ऑप्शनल पेपर। तो इफ़ यू नॉट टेकन द सब्सक्रिप्शन, आप ले लीजिएगा PN लाइव यूज़ करके। अभी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी दे रहा है आपको, और एक टीचर के रूप में मैं आपको गाइड करता रहूँगा, आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो सॉल्व करता रहूँगा सर। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। प्लीज़ यूज़ दिस कोड वाइल टेकिंग एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन टू गेट 10% ऑफ ऑन द फीस, है ना। तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, CBSE का लेना है, नेट का लेना है, अनअकैडमी UPSC का लेना है, तो और UPSC कैटेगरी लोगे तो मैं आपको मिलूंगा सर। ठीक है, अभी एक बच्चा था उसने UGC का सब्सक्रिप्शन लेना, तो मुझे कहता है कि सर आप UGC में पढ़ा तो नेट के अंदर। मैंने बोला नो, आई टीच इन UPSC कैटेगरी, सो इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस UPSC कैटेगरी। एंड अगर आप और कोई कैटेगरी में
सब्सक्रिप्शन लोगे, पर ये कोड को ज़रूर से यूज़ करेगा. इट विल गिव 10% ऑफ इन द डिस्काउंट एज वेल. लाइक एंड सब्सक्राइब. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट.